हेलो गाइस, वेलकम टू एकलव्य स्नातक यूट्यूब चैनल। तो आज जो लेक्चर हम करने वाले हैं वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये आपका इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए होगा। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो ऑलरेडी एक दिन पहले अपलोड कर दिया गया है, तो वो वहां से जाके देख लें। मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, इस वजह से आप ये भी देख सकते हैं। पीवाईक्यू और नोट्स आज के इस सारे लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। 7 क्वेश्चंस करेंगे, उन 7 क्वेश्चन से आपके सारे पीवाईक्यूज जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं वो सारी कवर हो जाएंगी और आपके 2026 के एग्जाम के लिए कंप्लीट रिवीजन आपको सिर्फ इसी वीडियो से हो जाएगा। तो जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए, एसओएल के हो गए, एनसी वेब के हो गए, उन सब के लिए ये सफिशिएंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पता है कि हमारा ये एकलव्य स्नातक 1 करके टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि सबसे इस वाले पूरे पेपर का आपका बेस हो जाता है। ये बोलता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। ठीक है, फिर बोलेगा एक्सप्लेन इट्स ओरिजिन्स, कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके अलावा इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, और जो मेजर मिथ हैं विद इन द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वो कौन से हैं। ठीक है, तो कौन से मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं, वो सारे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस होता क्या है। बेसिकली आपको इसके वर्ड से ही समझ आ जाएगा, इस शब्द से ही, कि ये इंटरनेशनली यानी कि डिफरेंट कंट्रीज के रिलेशंस की बात करता है, उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस हुए। ठीक है, तो वो कंट्रीज कैसे एक दूसरे से डील करती हैं, ठीक है, विद ईच अदर, एंड ऑल्सो हाउ नॉन स्टेट एक्टर्स, जिसके अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी डिफरेंट एनजीओ जो ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, और किस तरह ये सब मिलके पूरे ग्लोबल अफेयर्स को, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। उन सबको आप किस में पढ़ोगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें आ जाती है, इसके स्कोप की बात करेंगे हम। तो इसके अंदर आप वॉर्स हो गया, पीस टाइम हो गया, पावर डायनामिक्स हो गए, ठीक है, फिर सिक्योरिटी इश्यूज हो गए, कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी हो गई, बिजनेस एंड ट्रेड हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, टेररिज्म जैसे मुद्दे हो गए, क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गए, जेंडर इश्यूज हो गए, ये सारे आपके इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इन सारे मुद्दों के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बात की जाती है। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी है, जैसे ह्यूमन राइट्स, जेंडर इश्यूज, ये बहुत लेटर डेवलप हुए, जिनके बारे में आप आगे देखोगे इवोल्यूशन के अंदर, लेकिन आज के टाइम पे ये एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, इस तरह से आप देखते हो ये एक ब्रॉड डिसिप्लिन हो गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम, तो देखेंगे इसके ओरिजिन और डेवलपमेंट के बारे में। तो आपका जो इंटरनेशनल रिलेशन है, मैंने अभी आपको बताया कि इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसका जो स्कोप है वो रीसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बिकॉज इसके पहले आप जेंडर इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों को इंटरनेशनल टॉक्स का हिस्सा नहीं देखते थे। ये कब हुआ है, ये अभी पिछले कुछ डेकेड्स के अंदर हुई है ये सारी चीजें। तो ये जब इसका सब्जेक्ट मैटर बढ़ा, इतना वास्ट होता गया, तो ये क्या हो गया, एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन गया, एकेडमिक सब्जेक्ट बन गया इन रीसेंट टाइम। ठीक है, तो द टर्म इंटरनेशनल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय जेरेमी बेंथम इन 7080s। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम ने 7080 में ये टर्म को पहली बार यूज किया था। इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय जिसको आप बोलते हो, अंतरराष्ट्रीय का क्या मतलब होता है कि विद इन कंट्रीज, कि मतलब आप बहुत सारी कंट्रीज की बात कर रहे हो। बट इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, ये सेपरेट डिसिप्लिन कब बना है, ये सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में इवॉल्व हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। हम देखेंगे कि कैसे इसको सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में उसके बाद पढ़ा जाने लगा। लेकिन उसके पहले आप क्या देखते हो, उसको पहले आप इंटरनेशनल रिलेशंस को एज हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल लॉ के एक छोटे से सब सेक्शन के रूप में पढ़ते थे। ठीक है, ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स बहुत ज्यादा डीप हैं, बहुत ज्यादा गहरे हैं, बहुत ज्यादा पुराने हैं। ठीक है, तो अब देखिए थिंकर्स जो हैं वो बताते हैं, जिसमें कि हमारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन हो जाते हैं थ्यूसिडिडीज। इन्होंने किसके बारे में बताया, ग्रीक सिटी स्टेट्स के बारे में। अब ये बेसिकली बात कर रहे होते हैं आपके स्पार्टा और एथेंस के बीच के जो वॉर हुए थे उसके बारे में, है ना। स्पार्टा वर्सेस एथेंस के बीच में जो वॉर हुए थे उसके बारे में थ्यूसिडिडीज बताते हैं कि कैसे उनके थ्रू पता चलता है आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, वॉर्स के बारे में और पावर पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारे किसके हिस्से हो गए, ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के हिस्से हो गए। तो ये उस अकाउंट को देते हुए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस को समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ अकाउंट्स में हम देखते हैं कि कैसे सुमेरियन स्टेट सिस्टम में भी हमको एंशिएंट आपके इंटरनेशनल अरेंजमेंट के रूट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जब हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि आइडियाज ऑफ स्टेट कंडक्ट एंड
रिलेशंस थ्रू कौटिल्यस के अर्थशास्त्र की। कौटिल्य का अर्थशास्त्र बेसिकली स्टेट में कैसा कंडक्ट होना चाहिए उसके बारे में बात करता है और कैसी राजनीति होनी चाहिए उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन के बाद हम देखते हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन एक सेपरेट फील्ड के रूप में ग्रो हुआ, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद और स्पेशली इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा वाइड हो गया और इसके अंदर बहुत सारे नए इश्यूज आने लगी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। वो नए इश्यूज क्या थे आपके? ह्यूमन राइट्स हो गया, ठीक है, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स जो थी उनको डील करना शुरू किया हमने, जेंडर इश्यूज हो गए, ठीक है, माइग्रेशन हो गया, पॉवर्टी हो गई और टेररिज्म हो गया। इन सारे इश्यूज को आपने बहुत लेटर पीरियड के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंक्लूड किया है। अब हम इंटरनेशनल रिलेशन के कोर आइडिया को समझ लेते हैं। तो द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन इज दिस कि हम देखते हैं कि स्टेट्स कैसे हैं। स्टेट्स आपके स्टेट्स पे यहाँ पे मुराद है कंट्रीज, ठीक है, बट दे डू नॉट लिव इन आइसोलेशन, कि हालांकि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, है ना, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, मतलब अलग थलग नहीं रह रहे हैं। इवन दो नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लोगे तो वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रह रहा है, उसका वर्ल्ड के साथ कुछ ज्यादा कांटेक्ट है नहीं, लेकिन बाकी जितनी कंट्रीज आप देख लो सारी कंट्रीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल्स पे इंटरैक्ट करती है, ठीक है। दे अफेक्ट ईच अदर थ्रू कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, ट्रेड, डिप्लोमेसी एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनमें आपके बीच में कांटेक्ट कैसे स्टैब्लिश हो सकता है? हो सकता है वो पीस टॉक्स के थ्रू हो सकता है वो वॉर के थ्रू कांटेक्ट हो आपका, इसके अलावा आप कोऑपरेशन के थ्रू कांटेक्ट करो, ठीक है, इसके अलावा ट्रेड होता है कंट्रीज के बीच में, ठीक है, डिप्लोमेसी होती है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी काम करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? इट इज बेसिकली अबाउट हाउ वर्ल्ड सिस्टम वर्क्स, कि आपकी पूरी दुनिया कैसे चल रही है, पूरी कंट्रीज कैसे चल रही है, वो सारी चीजें आप इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पढ़ोगे। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो मेजर मिथ्स हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली मिथ कौन सी हो जाती है? सबसे पहली मिथ है कि इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत 1648 में हुई थी। तो ये क्या है? अ कॉमन टीचिंग इज दैट इंटरनेशनल रिलेशन, इसकी शुरुआत कब हुई? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से हुई 1648 में। ये बेसिकली यूरोप के अंदर 30 इयर्स के आसपास वॉर चला था, उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी कराई गई थी। तो इसमें बोला गया कि ये जो है इसी के थ्रू आपके इंटरनेशनल रिलेशन की रूट पड़ी। तो ये क्या है? ये गलत है, ये मिसकंसेप्शन है, दिस इज टू नैरो, ठीक है। ये आपको यूरोप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसको आप यूरोसेंट्रिज्म भी बोलते हो, ठीक है, यूरोसेंट्रिज्म भी बोलोगे कि आप क्या कर रहे हो इंटरनेशनल रिलेशन के कोर में, उसके बेसिक पॉइंट में आप किसको डाल रहे हो? यूरोप को बोल दे रहे हो कि वही इंपॉर्टेंट है, वहां जो ट्रीटी हुई थी उसकी वजह से आपका इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत हुई। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा, ठीक है। जो दूसरे हिस्टोरियंस है, बेसिकली जो नॉन वेस्टर्नर हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि आपके एशियन हो गए, अफ्रीकन हो गए, वेस्ट एशिया से आए हुए, दूसरे रीजन से आए हुए जो हिस्टोरियंस हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये थ्योरी जो है, ये वाला मिसकंसेप्शन बेसिकली यूरोप को ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन में रख दे रहा है और इन कंट्रीज की रियलिटी को इग्नोर कर दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी मिथ है कि 1990 के बाद रियल स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब ये वाला भी सिंपली आपका वेस्टर्न वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, बिकॉज कुछ लोग बोलते हैं, कुछ स्कॉलर्स, कि 1919 का जो टाइम पीरियड था वहां से आपका इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत हुई। अब ऐसा क्लेम के पीछे क्या कारण है? तो ऐसा क्लेम के पीछे ये कारण है कि 1990 में पहली बार आपको यूनिवर्सिटी चेयर देखने को मिली थी। बेसिकली पहली बार इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना था इन योर यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, जो कि किसके नाम पे रखा गया था? वुड्रो विल्सन के नाम पे रखा गया था, एंड इट वाज नोन एज वुड्रो विल्सन चेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पहला रीजन ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ था? दूसरा हुआ था लीग ऑफ नेशंस, दैट वाज ये ऑर्गेनाइजेशन बना था बेसिकली आपके वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है। तो इन दोनों जो आपका 1990 का जो टाइम पीरियड है, बोला जाता है कि ये मेजर पॉइंट था जहां से इंटरनेशनल रिलेशन शुरू हुआ। लेकिन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल मार्कर तो है, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसने क्या किया? इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट को मजबूत किया। लेकिन पूरे इंटरनेशनल रिलेशन के बर्थ के पीछे ये एक सिंगल इवेंट नहीं होता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है इवेंट, लेकिन सिंगल इवेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके बाद क्या है? तीसरा हो जाता है आपका कि यूरोप ने ही आपके होल डिसिप्लिन को क्रिएट किया है। तो ये क्या है? ये बड़ा मिथ है कि यूरोपियंस ने ही आपके सोवरेन स्टेट की शुरुआत करी। सोवरेन स्टेट क्या होते हैं? ऐसे स्टेट्स जिनके पास अपनी संप्रभुता होती है, जो अपने टेरिटरी के अंदर खुद के कानून बना सकते हैं विदाउट एनीवन्स इंटरफेरेंस, एंड द होल इंटरनेशनल रिलेशन फ्रेमवर्क की बेसिकली इसने ही पूरा डेवलपमेंट किया। अर्लियर हिस्ट्रीज ऑफ आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जो भी पुरानी पुरानी सिविलाइजेशंस थी, उनकी हिस्ट्री को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से ये क्या है? ये एक प्रूवन मिथ है, फैक्ट नहीं होता है। और क्या मिथ है?
ये सिर्फ आपके स्टेट्स के बारे में है, सिर्फ नेशंस के बारे में है। तो हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर हम स्टेट को सेंटर के ऊपर तो रखते हैं, लेकिन जो मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन है इसके अंदर हम जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए, नॉन गवर्नमेंट हो गई, मतलब स्टेट से मुराद है गवर्नमेंट, कि आप गवर्नमेंट को सेंटर में रख रहे हो, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हुए, जो गवर्नमेंट से हट के काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके एनजीओज हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिसमें हमने बात करी थी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन वगैरह की, ठीक है। और ट्रांसनेशनल ग्रुप्स की, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो डिफरेंट कंट्रीज में एक साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन ने भी स्टेट की जो पावर है उसको कम एब्सोल्यूट किया है, मतलब उसकी पावर को रिड्यूस कर दिया। पांचवी मिथ क्या हो जाती है, पांचवी मिथ ये है कि जो आपकी वेस्टर्न थ्योरीज है वो हर रीजन में इक्वली फिट होगी। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन आप खुद से भी समझ सकते हो, क्या कोई एक थ्योरी हर पजल का जो टुकड़ा होता है वो एक जगह पे तो फिट नहीं हो सकता ना ठीक से, वो हर एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए आपको एक अलग शेप लेनी पड़ती है। तो बेसिकली जो यूरोपियन आइडियाज हैं पीस के, कॉन्फ्लिक्ट के, स्टेट क्राफ्ट के, इन सबको हिस्टोरियंस बोलते हैं कि हर जगह नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सबकी जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो क्या है, अलग अलग हैं, ठीक है। उनमें जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले कॉलोनियल इवेंट्स के, उनकी वजह से वहां की हिस्ट्री और वहां का करंट टाइम चेंज हो गया। इस वजह से आप इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ एक आईने से, एक नजर से नहीं देख सकते हो, ठीक है। तो आपको वैसी पॉलिसीज उन कंट्री में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, अडेप्ट करनी पड़ेगी पॉलिसीज, उनमें चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इंडियन और डी कॉलोनियल व्यू क्या है। तो इंडियन एंड ग्लोबल साउथ स्कॉलर्स जो हैं वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को क्या किया जाए, वाइड किया जाए, जिसके अंदर आप लोकल हिस्ट्री को इंक्लूड करो, कल्चर को इंक्लूड करो और सिविलाइजेशनल वैल्यूज को इंक्लूड करोगे, ठीक है। कौटिल्य के आइडियाज जो हो गए किसके ऊपर, पावर के ऊपर, डिप्लोमेसी के ऊपर, वॉर के ऊपर, इन सबको दिखाया जाता है। दे आर शोन एज इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशंस, की मतलब इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। द मेन एम इज नॉट टू कॉपी द वेस्ट बट टू बिल्ड अ मोर प्लूरल एंड बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब जब आप क्या करोगे, डिफरेंट रीजन से डिफरेंट जो आइडियाज हैं जो इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उनको जब इंक्लूड कर देते हो सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है वो ज्यादा इनरिच हो जाता है, ज्यादा इंक्लूसिव हो जाता है, और आपको सब्जेक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ आप यूरोपियन हिस्ट्री को इंक्लूड नहीं करो, यूरोप के आइडियाज को नहीं इंक्लूड करो। तो टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से, दैट वी कैन से कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो क्या है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की स्टडी है, जिसके अंदर आप देखते हो हाउ स्टेट्स एंड अदर एक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसका ये जो डिसिप्लिन है वो मेनली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद डेवलप हुआ, लेकिन इसके रूट्स क्या है, बहुत ज्यादा गहरे हैं, जो कि हमने देख लिया सुमेरियन टेक्स्ट में, और किसके अंदर देखा था, आपके एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री के अंदर हमने देखा था। The main myths are that international relations start only in Westphalia, ठीक है, प्योरली यूरोपियन है, और सिर्फ स्टेट्स के बारे में है। तो ये सारे मिथ्स थे जो कि हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। और बेटर व्यू क्या है, बेटर व्यू है कि ये सब्जेक्ट ब्रॉडर है, हिस्टोरिकल है, और बहुत ज्यादा इंक्लूसिव बनेगा, तभी ये ज्यादा अच्छा बन पाएगा, इनरिच होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। अब हम थ्योरीज पे आएंगे, तो इसमें हमारी क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी आ गई। क्रिटिकली एग्जामिन द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी ऑफ हांस जे मॉर्गेनथाउ, ठीक है। हाउ इज केनेथ वॉल्स नियो रियलिज्म डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल रियलिज्म। तो बेसिकली हम क्लासिकल और नियो दोनों की बात करेंगे और दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करेंगे, और जो आपके हांस जे मॉर्गेनथाउ के 6 प्रिंसिपल्स थे क्लासिकल रियलिज्म के, उनको भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्लासिकल रियलिज्म बेसिकली क्या कहता है, ये बोलता है कि जो वर्ल्ड की पॉलिटिक्स है इट इज मेनली ड्रिवन बाय पावर, सेल्फ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्परफेक्ट नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो देखो ये एक क्लासिक थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है, जो बोलता है कि आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है वो सिंपली एक चीज पे पूरी आधारित है। वो एक चीज क्या है कि कैसे कोई कंट्री ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो जाए, ठीक है। ये देखता है कि जो स्टेट है वो क्या है, स्टेट मेन एक्टर है, बेसिकली वहां की गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और सोल फैक्टर है। और देखता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर इन एन एनार्किक वर्ल्ड। एनार्किक वर्ल्ड क्या हुआ, एनार्की क्या होती है, जब आपके ऊपर कोई हायर अथॉरिटी ना रहे। तो ये बोलता है कि देखो अब हम जब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं, हम देखते हैं हर स्टेट की अपनी अलग गवर्नमेंट है, लेकिन क्या आप देखते हो कि वर्ल्ड की कोई एक कॉमन गवर्नमेंट है? ऐसा नहीं होता, सारे स्टेट सोवरेन है ना। तो अब ऐसे स्टेट, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, क्लासिकल रियलिज्म बोलता है कि ऐसे एनार्किक वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है
उसके अंदर हम बेसिकली जो भी कंट्रीज हैं वो देखते हैं कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा पावर अचीव करें, और इसकी वजह से क्या होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा पावर अचीव करेंगे तो उनके दूसरी कंट्रीज के ऊपर अथॉरिटी आ जाएगी, तो वो इनडायरेक्टली उन कंट्रीज के ऊपर अपना इंफ्लुएंस बढ़ा देंगे। ठीक है, हैंस जे मॉर्गनथाउ इज द मेन क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर इन दिस ट्रेडिशन। तो ये क्या है, ये मेन क्लासिकल रियलिस्ट थिंकर है, और इन्होंने बेसिकली अपना एक टेक्स्ट लिखा था जिसका क्या नाम था, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। ठीक है, ये 1948 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया था, और इसके अंदर इन्होंने 6 प्रिंसिपल्स डिस्कस किए थे। वो 6 प्रिंसिपल्स क्या थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्या था प्रिंसिपल, कि पॉलिटिक्स इज रूल्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज रूटेड इन ह्यूमन नेचर। अब ये क्या कहता है, तो ये बोलता है कि पीपल आर मोस्टली द सेम एवरीवेयर एंड डू नॉट चेंज मच। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन नेचर है, वो हर इंसान का एक जैसा है। अब वो चाहे इंसान दुनिया के ए कोने में रह रहा हो, बी कोने में रह रहा हो, सी कोने में रह रहा हो, डी कोने में रह रहा हो, हालांकि उनके कल्चरल वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो साइकोलॉजी है वो एक जैसी है, बिकॉज दे वेंट थ्रू द सिमिलर प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, मोर और लेस आपकी जो गवर्नेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही तरीके से ऑपरेट करती है। इवन दो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आपको कंट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके ऑपरेट करने का तरीका एक जैसा होता है। ठीक है, सो वी कैन स्टडी पॉलिटिक्स यूजिंग सम फिक्स्ड रूल एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ। तो ये क्या बोलते हैं कि जब एक कॉमन सी चीज हर जगह देखने को मिल रही है, इसकी वजह से क्या होगा, आप पॉलिटिक्स को सिर्फ एक तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स बना लो और उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सेकंड इनका प्रिंसिपल क्या था कि नेशनल इंटरेस्ट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। ठीक, तो ये बोलते हैं कि कंट्रीज मेनली ट्राई टू प्रोटेक्ट एंड इंक्रीज देयर पावर। ऐसा मानना था क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरिस्ट का कि जो आपके कंट्रीज हैं वो बेसिकली अपनी पावर को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और ज्यादा पावरफुल होना चाहेंगे। पावर हेल्प्स अ कंट्री अचीव इट्स गोल्स एंड स्टे सिक्योर। ऑब्वियसली ये सिंपल सा फैक्ट भी है कि जब कोई कंट्री पावरफुल होती है तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, वो अपने गोल्स को अचीव कर पाती है और सिक्योर रह पाती है, क्योंकि बाहर से अटैक का खतरा कम हो जाता है। इस वजह से कंट्री का जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो किससे कनेक्टेड है, वो ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करने से कनेक्टेड है। ठीक है, अब थर्ड क्या है, इंटरेस्ट एज पावर इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बट पावर कैन चेंज। तो ये बोलते हैं कि पावर हर कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पावर आपकी अलग अलग चीजों से आती है। अब वो अलग अलग चीजें क्या हो गई, कोई कंट्री हो सकता है अपने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई, कोई कंट्री हो सकता है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पावरफुल हो गई, कोई कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है, कोई कंट्री अपनी ज्योग्राफी की वजह से, कि मतलब उसकी फिजियोग्राफी ऐसी है कि उसके ऊपर कोई बाहर से अटैक करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, कोई कंट्री अपने पॉपुलेशन की वजह से क्या है, पावरफुल है, कोई अपने डिप्लोमेटिक जो टॉक्स हैं, उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है, उनके जो कनेक्शंस है दूसरे देशों के साथ वो इतने अच्छे हैं कि वो इस वजह से पावरफुल है, और कुछ जगहों पे इतनी अच्छी सरकार आ गई कि वो कंट्री पावरफुल हो गई। तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं किसी भी कंट्री के पावरफुल होने के। जो सोर्सेज हैं और फॉर्म है पावर की, वो क्या हो सकती है, बदल सकती है विद टाइम एंड प्लेस, की मतलब अलग अलग जगह पे पावर आपकी जो आ रही है वो डिफरेंट वजह से हो सकती है, लेकिन वो क्या करती है, वो पावर का सोर्स बदल सकता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट एज पावर हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अब फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर कहता है कि पॉलिटिकल रियलिज्म डज नॉट जज पॉलिटिक्स बाय मोरालिटी। अब इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रीज हो गई वो यूजुअली अपने जो खुद का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। अब इसमें वो ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीजन है वो मोरली रॉन्ग हो, लेकिन कोई कंट्री अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए सेल्फिश भी हो सकती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर क्लासिकल रियलिज्म प्रिंसिपल, कि उनको हमेशा अपने डिसीजन सिर्फ मोरली राइट या रॉन्ग होने के बेसिस पे नहीं बनाने होते। ठीक है, देयरफॉर रियलिज्म देखता है कि पॉलिटिक्स सेपरेटली फ्रॉम एथिक्स एंड मोरालिटी, कि पॉलिटिक्स आपकी एथिक्स और मोरालिटी से अलग है, बिकॉज पॉलिटिक्स में एक ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है, आपका नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। ठीक है, इस वजह से आप देखते हो कि इवन दो कई बार आपको लगता है कि कुछ पॉलिसीज हमारी कंट्री की हो सकता है वो गलत होंगी, वो लोगों का नुकसान कर रही होंगी, लेकिन दे सर्व अ फार लार्जर पर्पस, जो कि हो सकता है इवन लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा हो। तो इस तरह से भी ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और मोरालिटी को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। ठीक है, अब रियलिज्म डज नॉट एक्सेप्ट यूनिवर्सल मोरल लॉज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अब रियलिज्म क्या करता है, जो यूनिवर्सल मोरल लॉज हैं, जो सारे कंट्री द्वारा माने गए मोरल लॉज हैं, उनको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में नहीं फॉलो करता है। ये बोलता है कि कोई एक मोरल रूल ऐसा है ही नहीं जो सारी कंट्रीज फॉलो कर सके। बोलता है कि कंट्रीज ऑफन क्लेम
कि उनकी जो वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सल है और सबके लिए सही है, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन वो इसके साथ साथ क्या बोलते हैं कि दिस इज ऑफन अ वे टू प्रमोट देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। तो बेसिकली ये इनका क्या कहना है, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कंट्री क्लेम कर रही है कि हमारी पॉलिसीज को अडॉप्ट करिए, हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी है, वो क्या कर रही है, वो पूरे वर्ल्ड को फायदा पहुंचा रही है, तो हो सकता है वो कंट्री क्या होगी, वो कंट्री जानबूझ के ऐसी पॉलिसी को प्रमोट कर रही होगी बिकॉज वो उसके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा होगा और उस कंट्री की जो वैल्यूज हैं उनको प्रमोट कर रहा होगा। ठीक है, तो रियलिज्म बोलता है कि रियलिज्म इज कॉशियस अबाउट यूजिंग यूनिवर्सल मोरालिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि आपको कॉशियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए इन यूजिंग ऐसी वैल्यूज को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, बिकॉज कंट्रीज के क्या हो सकते हैं, कुछ छुपे हुए रीजंस भी हो सकते हैं टू प्रमोट देम। ठीक, अब देखो ये बोलते हैं पॉलिटिक्स इज एन ऑटोनोमस स्फीयर, कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स को आप फुल्ली एथिक्स या इकोनॉमिक्स से नहीं समझ सकते हो, पॉलिटिक्स का अपना खुद का लॉजिक है ना, एंड दैट लॉजिक इज पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। और वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पावर अचीव की जाए, कैसे अपना नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाए। तो हम देखते हैं कि इनके जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या हो जाती है, बिकॉज ये बहुत इन डेप्थ में आप देख रहे हो कि कैसे इसने बताया कि कैसे वॉर्स होती हैं, कैसे राइवलरी होती है कंट्रीज के बीच में, और पावर बैलेंस मेंटेन रहता है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में बताता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का रियलिस्टिक और टफ साइड को दिखाता है ना, कि मतलब ये ऐसा सॉफ्ट साइड नहीं दिखाता है जो मोरालिटी वगैरह से जुड़ा हुआ है, एथिक्स वगैरह से जुड़ा हुआ है, ये दिखा रहा है कि कैसे थिंग्स वर्क इन रियल वर्ल्ड। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ये हो सकती हैं, आप कह सकते हो कि ये पावर पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा है, बहुत ज्यादा फोकस डाल रहा है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू है इसका, ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं है, पेसिमिस्टिक है, नेगेटिवली सोचता है हर चीज को। बिकॉज आप देखते हो कि इन्होंने हर जगह पे बोला कि कंट्री, अब देखो हो सकता है कि कोई कंट्री अच्छी पॉलिसी भी ला रही हो लेकिन रियलिज्म उसको हमेशा शक की निगाह से देख रहा है, बिकॉज वो बोल रहा है कि कंट्रीज अपने पर्पसेस को फुलफिल करना चाह रही है, सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाह रही है। इसके अलावा ये इंस्टीट्यूशंस के रोल को, जैसे आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनके रोल को इग्नोर कर देता है, डोमेस्टिक पॉलिसीज को, पॉलिटिक्स को इग्नोर करता है और सोशल चेंज को इग्नोर करता है। सिक्योरिटी और पावर रिलेटेड सारे इश्यूज को भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता। अब हम देखते हैं जे एंड टिकनर सेज इट्स जेंडर बायस्ड, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये आपके मेल एक्सपीरियंस को दिखा रहा है और विमेन के पर्सपेक्टिव को बेसिकली इग्नोर कर देता है क्लासिकल रियलिज्म। ठीक है, तो ये इसका क्रिटिसिज्म के अंदर आ जाता है आपका। तो केनेथ वॉल्ट्ज का अब हम नियो रियलिज्म को समझ लेंगे कि ये नियो रियलिज्म होता क्या है। केनेथ वॉल्ट्ज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि ही शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम ह्यूमन नेचर टू इंटरनेशनल सिस्टम, कि उन्होंने बेसिकली अब ह्यूमन नेचर से क्या किया, इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर अपना फोकस शिफ्ट कर दिया रियलिज्म के अंदर। बिकॉज आप रियलिज्म में देख रहे थे कि मॉर्गनथाउ क्या बोल रहे थे कि लोग हर जगह के एक तरीके से सोचते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिक्स कैसी होती है, सिमिलर सी होती है। लेकिन अब हमारा फोकस किसके ऊपर है, इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर है कि कैसे कंट्रीज ग्लोबली ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, फॉर क्लासिकल रियलिज्म कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है, मेनली सेल्फिश ह्यूमन नेचर की वजह से आ रहा है। और वो सेल्फिश ह्यूमन नेचर क्या था, मैक्सिमम पावर गेन करना। ठीक है, और पीपल केयरिंग मोस्टली अबाउट देमसेल्व्स बिकॉज पीपल आर सेल्फिश, वो क्लासिकल रियलिज्म के अंदर बोल रहे थे। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, बिकॉज सारी कंट्रीज अपना फायदा देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो नियो रियलिज्म है ये बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट आपकी एनार्की से आता है। अब वो एनार्की क्या होती है, एनार्की बेसिकली कि आपके पास कंट्रीज के ऊपर कोई रूलिंग अथॉरिटी नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर आपका कोई ऐसी बॉडी तो है नहीं जो सारी कंट्रीज के लिए लॉज बना रही है, सारी कंट्रीज क्या है, सॉवरेन है। इसकी वजह से बोलता है नियो रियलिज्म कि आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। तो रियलिज्म ने क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट क्यों अराइज होता है, ह्यूमन नेचर के ऊपर। लेकिन नियो रियलिज्म में बोला गया कि कॉन्फ्लिक्ट आता है आपकी एनार्की की वजह से। ठीक है, बिकॉज देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, ऑब्वियसली कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है नहीं, तो स्टेट्स क्या करेंगे, दे एक्ट एज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर्स, की मतलब वो बेसिकली कोशिश करेंगे कि अपनी सिक्योरिटी को, अपनी सेफ्टी को कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके। अब अपनी सिक्योरिटी को कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, वो अपनी क्या बोलते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर खर्चा करेंगे, वो ऐसी पॉलिसीज लाएंगे कि वो मतलब इससे आर्म्स रेस आपको देखने को मिलेगी, है ना, हथियारों के लिए क्या करेंगे, कंट्रीज के बीच में कॉन्टिन्यूसली लगा रहेगा कि हम ज्यादा मॉडर्न टेक, हाई टेक हथियारों को लाएं। ठीक है, इन सब चीजों पे हम देखते हैं कि कैसे दौड़ लग जाती है। इसके अलावा एंड फॉलो सेल्फ हेल्प डिपेंडिंग ऑन देमसेल्व्स नॉट अदर्स, कि बेसिकली वो क्या करेंगे कि अब
अपनी मदद खुद से करेंगे रादर देन दूसरों की मदद किए टू सर्वाइव। ठीक है, तो ये आपका किसका व्यू है? आपका नियो रियलिज्म का व्यू है कि कैसे कंट्रीज और स्टेट्स कैसे ऑपरेट करेंगे। दे विल ऑपरेट एज सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर टू मैक्सिमाइज देयर सेफ्टी, और दूसरा फॉलो सेल्फ हेल्प की मतलब अब वो अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी मदद के लिए खुद के ऊपर डिपेंडेंट होंगे रादर देन अदर्स, बिकॉज इससे क्या होगा, उनकी दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या डिफरेंस हो जाता है? तो क्लासिकल रियलिज्म बताता है कि अ कंट्रीज एक्शन, उसका कंट्री का एक्शन कैसे होता है, उसके लीडर्स की तरफ से होता है, उसके लीडर्स कैसी पॉलिसीज अपना रहे हैं, उस कंट्री के गोल्स क्या है, और वो उस कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट क्या है। लेकिन नियो रियलिज्म किसके ऊपर है? नियो रियलिज्म इज अबाउट कि पावर कैसे कंट्रीज के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, वर्ड्स बोलते हैं कि कंट्रीज में बी स्ट्रॉन्गर और वीकर बट ऑल फेस द सेम प्रेशर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, कि मतलब कंट्री हो सकता है कोई कंट्री ताकतवर हो, कोई कंट्री कमजोर हो, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेशनल सिस्टम में उनको सेम तरह का प्रेशर झेलने को पड़ता है। ठीक है, he also explains the difference between anarchy in international politics and hierarchy within a country। तो ये क्या कर रहे हैं कि मतलब एनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे है कि आपके पास कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी तो है ही नहीं, और हायरार्की इन नेशनल हायरार्की विद इन अ कंट्री क्या है कि मतलब कैसे सिस्टम के अंदर आपके हायर और लोअर अथॉरिटी एग्जिस्ट कर रही है, इनके बीच में भी इन्होंने डिफरेंस बताया। ठीक, तो टू कंक्लूड व्हाट वी कैन से दैट, वी से दैट क्लासिकल रियलिज्म क्या करता है? क्लासिकल रियलिज्म आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझाता है थ्रू ह्यूमन नेचर एंड पावर। ठीक है, लेकिन नियो रियलिज्म क्या करता है? वो आपका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम और पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके मदद से आपको पावर के बारे में, पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में समझाता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हम समझेंगे एक्सप्लेन जे एंड टेकरमैन्स फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ क्लासिकल रियलिज्म, कि कैसे जे एंड टेकरमैन ने, जिसके बारे में हम ऑलरेडी अभी पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस करके आए हैं, कि उन्होंने कैसे क्लासिकल रियलिज्म को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, हाउ हैज द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन ऑन इंटरनेशनल रिलेशन डिफाइंड द नोशन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी के नोशन को कैसे इंटरनेशनल रिलेशन में फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने डिफाइन किया है। तो देखिए, जे एंड टिकरमैन क्या कहती है कि दे से दैट क्लासिकल रियलिज्म इज नॉट न्यूट्रल और यूनिवर्सल, कि ये न्यूट्रल या यूनिवर्सल है नहीं, कि मतलब हर जगह एक जैसा है नहीं और सबको एक निगाह से नहीं देख रहा है। ठीक है, इन हर व्यू इंटरनेशनल रिलेशन हैज लॉन्ग बीन ट्रीटेड एज अ मैन्स वर्ल्ड, इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है? ये एक मैन्स वर्ल्ड है बिकॉज ऑफ योर पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी हो गया, वॉर हो गया, मिलिट्री पावर हो गया, ये इन सब चीजों को मैस्कुलिन एक्टिविटीज के रूप में देखा जाता है, जिसमें आप देखते हो, अब छोटी सी चीज है, वॉर्स वगैरह में यूजुअली पार्टिसिपेट करते कौन है? मेन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, दैट्स यहां पे जेंडर डिबेट करने की जरूरत नहीं है, एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करो, वॉर देख लो आप, ग्लोबल पॉलिटिक्स देख लो। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हो कि जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज बन रही हैं, उन सब में फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इवन इन द प्रेजेंट टाइम आप देखते हो कैसे मेल डोमिनेंस है, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन कुछ फील्ड में जैसे वॉर वाली सिचुएशंस हो गई, इन सब में विमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये बोलती हैं कि आपका ये सारे टॉपिक्स किससे जुड़े हुए हैं? ये सारे सिर्फ मैस्कुलिनिटी से जुड़े हुए हैं, आप फीमेल के पर्सपेक्टिव की, फीमेल के एक्सपीरियंसेस की बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से ये इसको क्रिटिसाइज करती हैं। अब उनका क्रिटिसिज्म क्या है? बहुत सिंपल है, बिकॉज वो बोलती है कि जो मॉर्गनथाउ का रियलिज्म है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को एक मैस्कुलिन लेंस से देख रहा है, कि मतलब उन्होंने मैस्कुलिनिटी का चश्मा पहन लिया, जिसके अंदर से वो क्या देख रहे हैं? पावर को देख रहे हैं, कंट्रोल को देख रहे हैं, टफनेस को देख रहे हैं, ऑटोनॉमी को देख रहे हैं, इन सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक, जिसकी वजह से आपका जो रियलिज्म है वो जेंडर बायस्ड है। ठीक है, टिकनर आर्ग्यूज दैट रियलिज्म लीव्स आउट विमेन, फेमिनिन एक्सपीरियंसेस एंड मोरल कंसर्न्स, कि बेसिकली इन सारी चीजों को ये छोड़ देता है। तो अब ये किन 6 प्रिंसिपल्स को कैसे कैसे क्रिटिसाइज करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कैसे क्रिटिसाइज करती हैं? वो बोलती हैं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है वो न्यूट्रल नहीं होती है। ठीक, तो मॉर्गनथाउ ने क्या बोला था? हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ही पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी आपकी न्यूट्रल है, कि जो पॉलिटिक्स है वो ऑब्जेक्टिव रूल्स फॉलो करती है। वो ऑब्जेक्टिव रूल्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव रूल्स का मतलब हुआ कि ऐसे लॉज, ऐसे रूल्स जो सबके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और हर जगह अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन टिकनर क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि व्हाट पीपल कॉल ऑब्जेक्टिव, neutral and unbiased is often influenced by culture and usually biased based on your masculine standards, male viewpoints and values। तो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि जिन चीजों को आप न्यूट्रल बोल रहे हो, जिन चीजों को आप अनबायस्ड बोल रहे हैं, वो सारी चीजें आई कहां से हैं?
वो सारी चीजें उन्हीं आइडियाज से आई है ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट से आई है, उन्हीं कल्चर से डेवलप हुई हैं, जो आपके मैन को ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर मैन को फेवर कर रही हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनकी जो रूट है, जो उनकी नींव है, वो ही कमजोर है, बिकॉज जो आइडियाज आपने डेवलप किए हैं वो आए ही पेट्रियार्की से हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो लॉज ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, वो न्यूट्रल या अनबायस्ड नहीं हो सकते, वो हमेशा मैन के आइडियाज से, पेट्रियार्की से इंफ्लुएंस रहेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिविटी हमको नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, सेकंड वो क्या बोलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट इज जस्ट नॉट जस्ट पावर, कि रियलिस्ट बोलते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज मेनली अबाउट पावर, लेकिन टिकनर क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, पावर ही नहीं आती है, कि नेशनल इंटरेस्ट किसी कंट्री का ये नहीं होगा कि वो सिर्फ पावर को अचीव करता जाए, ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होता जाए। नेशनल इंटरेस्ट के अंदर क्या चीजें आएंगी, सोशल नीड्स आएंगी, समाज की नीड्स आएंगी। ठीक है, जिसमें लोगों की जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करना होगा। जस्टिस हो गया, कि मतलब फेयरनेस हो लोगों के बीच में, है ना, सबको जस्टिस प्रोवाइड हो। ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम हो, मतलब जनता के फायदे के लिए काम किया जाए, है ना। और एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, ये सारे भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है, ना कि सिर्फ पावर। ठीक है, इसके अलावा पावर एज डोमिनेंस इज अ मैस्कुलिन आइडिया, कि मतलब मॉर्गन थाउ बोलते हैं कि पावर इज द मेन गोल ऑफ पॉलिटिक्स। उन्होंने यही बोला ना, उनकी कोर आइडियोलॉजी ही यही थी कि कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैक्सिमम पावर को गेन किया जा सके। तो टिकनर ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया, उन्होंने बोला कि दिस आइडिया ऑफ पावर मींस डोमिनेशन। ये जो पावर का आइडिया है वो किसके ऊपर बता रहा है, क्या बता रहा है, हम कैसे दूसरों को डोमिनेट करें, जो कि किसको सपोर्ट करता है, आपके मैस्कुलिन प्रिविलेज को सपोर्ट करता है। ठीक, बिकॉज मैस्कुलिनिटी को या फिर पेट्रियार्की को कैसे आप देखते हो, पेट्रियार्की इज अबाउट कैसे आप डोमिनेंस स्थापित कर सको ओवर आपके फीमेल काउंटर पार्ट्स, है ना। तो आपका जो ऐसी पॉलिटिक्स है जिसके अंदर आप पावर को गेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, वो पॉलिटिक्स आपकी मैस्कुलिनिटी से, आपकी पेट्रियार्की से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसका क्रिटिसिज्म होता है। शी प्रेफर्स कलेक्टिव एम्पावरमेंट वेयर पावर इज यूज्ड टू हेल्प पीपल रादर देन कंट्रोल देम। तो उन्होंने कैसी फॉर्म ऑफ पावर को सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि ऐसी फॉर्म ऑफ पावर होनी चाहिए जो क्या करेगी, लोगों को सपोर्ट करेगी, लोगों को क्या करेगी, उनकी लाइफ को बेहतर बनाएगी, रादर देन उनके ऊपर फोर्सफुली उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। फिर वो बोलती है कि मोरालिटी भी पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था कि रियलिज्म के अंदर उन्होंने बोला था कि मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स आर डिफरेंट थिंग्स, उनको एक साथ आप नहीं देख सकते, बिकॉज नेशंस आर ऑलवेज बिहाइंड, ऑलवेज चेजिंग नेशनल इंटरेस्ट एंड मैक्सिमम पावर। तो रियलिज्म बोलता है कि पॉलिटिक्स को आप मोरालिटी से जज ना करो। टिकनर ने इससे डिसएग्री किया, उन्होंने बोला कि सारे पॉलिटिकल एक्शन जो हो उनका क्या होता है, एक मोरल साइड होती है। सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट रिक्वायर सम शेयर्ड मोरल ग्राउंड, ऑब्वियसली ये इसका एक एग्जांपल है। अब मान लो किसी की कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो गई, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उसमें एक कॉमन मोरल ग्राउंड होना चाहिए, जहां पे क्या होगा, अब वो मोरल ग्राउंड क्या प्रोवाइड करेगा, वो उनको एक ऐसा रास्ता देगा जिसमें उनको पता चलेगा कि कौन से कॉमन आइडियाज हैं राइट और रॉन्ग के। बेसिकली वो उनको बताएगा कि कौन सी चीजें हैं जो दोनों के लिए गलत हैं, दोनों के लिए सही है ना। तो जब दोनों को पता चलेगा कि ऐसी चीज से हम दोनों का नुकसान हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट अपने आप सुलझ जाएंगे। ठीक, ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट कंप्लीट। अभी मॉर्गन थाउ बोलते हैं कि पॉलिटिक्स कैसी है, एथिक्स से अलग है। ठीक है, एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इज आइडियाज अबाउट राइट एंड रॉन्ग एक्शन, और इकोनॉमिक्स से अलग है। लेकिन टिकनर क्या बोलते हैं कि ये जो सेपरेशन है ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है, कि मतलब रियल लाइफ में आपकी पॉलिटिक्स आपके एथिक्स से भी जुड़ी हुई है, आपकी सोसाइटी से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू योर सोसाइटी, जेंडर, ठीक है, एंड वैल्यूज, की मतलब इन सारी चीजों से आपकी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है, आप इनको कभी सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज आपकी पॉलिटिक्स किसके ऊपर, पॉलिटिक्स सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आप कैसे अपना वर्ल्ड में अपने आप नारे लगाते जा रहे हो कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन आपके देश में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो दैट इज नॉट योर पॉलिटिक्स, है ना। आपके कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस, अपने पावर को मैक्सिमाइज करना, दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर पॉलिटिक्स, बट इट इज नॉट इंटायरली पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर आपकी कौन कौन सी चीजें आ गई, सोसाइटी आ गया, ठीक है, जेंडर आ गया, इसके अलावा वैल्यूज आ गई, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। छठा क्या क्रिटिसिज्म हो जाता है कि रियलिज्म ने आपके विमेन के कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया है। अब जैसे विमेन की लाइफ हो गई, फेमिनिन वैल्यूज हो गई, विमेन के एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग वॉर एंड पीस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया, इन पे नजर नहीं डाली गई, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट वॉर, आप देखते हो जब कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो द काइंड ऑफ
सफरिंग विमेन हैव टू गो थ्रू बहुत ही बुरा होता है ना। अगर आप कोई भी हिस्ट्री की किताब उठा के देख लो, कोई भी इवेंट को ऐसे पास्ट के पढ़ो, उसमें आप देखते हो कि जो वॉर के विक्टिम्स हैं, वॉर के विक्टिम्स आपके मेन विमेन इक्वल होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर मेन फाइट कर रहे हैं तो सिर्फ वही विक्टिम है और विमेन बची हुई हैं। दोनों के ऊपर जो इंपैक्ट है, दोनों के ऊपर जो लाइफ के ऊपर फर्क पड़ता है वो बराबर होता है। लेकिन इन्होंने बोला कि रियलिज्म के अंदर सिर्फ मेन के प्रॉब्लम्स को, मेन के एक्सपीरियंस को तो एक्नॉलेज किया, लेकिन विमेन के एक्सपीरियंसेस को, विमेन की प्रॉब्लम को एक्नॉलेज आपने किया ही नहीं, जो कि गलत है, ठीक है। इसी वजह से जो रियलिज्म है वो आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की फुल पिक्चर को नहीं प्रोवाइड करता, है ना। ये कौन सी साइड दिखाता है? ये सिर्फ आपकी मैस्कुलिन साइड दिखाता है, ठीक। तो जो फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन है ये आपकी सिक्योरिटी के पूरे मतलब को बदल देता है। बिकॉज क्लासिकल रियलिज्म के अंदर आप सिक्योरिटी को कैसे देखते हो? क्लासिकल रियलिज्म के अंदर आप सिक्योरिटी इक्वल्स टू योर मिलिट्री सिक्योरिटी, कि मतलब कैसे आप अपनी मिलिट्री को ताकतवर करते जाओगे, कैसे उसको ज्यादा मजबूत बनाओगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल पावर अटैक नहीं कर सकती है। लेकिन फेमिनिस्ट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि दिस इज टू नैरो एंड टू मैस्कुलिन। ये क्या है? बहुत ज्यादा नैरो है, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन है। ये आपके पूरे ब्रॉडली सबको नहीं कवर कर रहा। सिक्योरिटी इश्यूज सिर्फ वॉर्स से नहीं सॉल्व होते। इट पुट्स वॉर्स, वेपन्स एंड स्टेट अबव ह्यूमन लाइफ, की ह्यूमन लाइफ से ऊपर डाल दे रहा है ये इन चीजों को। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव आपका स्टेट सिक्योरिटी से ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर शिफ्ट लेके आता है। स्टेट सिक्योरिटी क्या हो गया? आपने मिलिट्री के थ्रू अपने कंट्री को मजबूत बना लिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री स्ट्रेंथन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एक्नॉलेज किया, बट एट द सेम टाइम आप किसके ऊपर? ह्यूमन सिक्योरिटी को भी शिफ्ट, ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर भी शिफ्ट लेके आए, कि मतलब सिक्योरिटी के अंदर आपकी और भी बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे आपका फूड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना हो गया, क्लीन वाटर हो गया, लोगों का वेलफेयर हो गया, और वायलेंस से लोगों की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। और ये क्या दिखाता है? कि मिलिट्रियल सिक्योरिटी कैन ऑल्सो क्रिएट मोर इनसिक्योरिटी, कि जब स्टेट अपना मिलिट्री पावर के ऊपर ज्यादा खर्च करेगा तो उस केस में क्या होगा? उसके पास और दूसरे चीजों के ऊपर खर्च करने के लिए कम पैसा होगा, जैसा आपका डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया और लोगों का वेलफेयर हो गया। तो इसकी वजह से इनसिक्योरिटी आती है, और वो इनसिक्योरिटी किसके ऊपर आती है? आपके ह्यूमन लाइफ के ऊपर आती है, ठीक है। जब आप इतना ज्यादा खर्चा अपने मिलिट्री के ऊपर करने लग जाओगे तो आपकी ह्यूमन लाइफ खतरे में आ जाएगी। बिकॉज ह्यूमन इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज आपके पास अब और चीजों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कम पैसा होगा, ठीक है। तो फेमिनिस्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट वॉर कॉजेज सेक्सुअल वायलेंस, ठीक है। सेक्सुअल वायलेंस होता है वॉर्स के द्वारा, ट्रैफिकिंग होती है विमेन की, है ना, बहुत बड़े स्केल पे होती है, डिस्प्लेसमेंट झेलने को मिलता है, और सफरिंग फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन भी देखने को मिलता है, कि मतलब विमेन एंड चिल्ड्रन को भी इक्वली सफर करना पड़ता है, जो कि मेन स्ट्रीम रियलिज्म ने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था, इन चीजों को एक्नॉलेज ही नहीं किया था। और फेमिनिस्ट क्या करती हैं? दे ऑल्सो चैलेंज द आइडिया दैट विमेन आर नेचुरली पीसफुल। बेसिकली ये जो नोशन है कि विमेन पीसफुल है, काम है, इस चीज को भी वो क्या करती हैं? बोलती हैं कि ये गलत है, इसको हम चैलेंज करते हैं। दे डू नॉट से दैट ऑल विमेन आर पीसफुल एंड ऑल मेन आर वायलेंट, कि मतलब इवन दो दे आर क्रिटिसाइजिंग पेट्रियार्की एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग मैस्कुलिन वैल्यूज, दे आर नॉट सेइंग दैट men are violent and men are the root cause of problem, saying कि women क्या है? women peaceful है, women की वजह से सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बोलती हैं कि जो जेंडर रोल्स हैं वो सोशली मेड है, ठीक। और ये दिखाती हैं कि still because women are often pushed away from peace talks and security making, feminist international relationship जो आपके स्कॉलर्स हैं वो आर्ग्यू करती हैं कि विमेन को इन चीजों के अंदर क्या किया जाए? इग्नोर किया जाए आपके डिसीजन मेकिंग और पीस बिल्डिंग टॉक्स के अंदर, बिकॉज ये क्या है? इन सारी चीजों का हिस्सा अभी तक बहुत छोटे स्केल पे है एज कंपेयर्ड टू मेन। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट टिकनर का जो फेमिनिस्ट क्रिटिक है वो बताता है कि क्लासिकल रियलिज्म कैसा है? क्लासिकल रियलिज्म आपका मेल सेंटर्ड है, पावर सेंटर्ड है और वॉर सेंटर्ड है। और फेमिनिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर्स बेसिकली इस चीज को ब्रॉड कर देती हैं। वो क्या बोलती हैं कि जो सिक्योरिटी का चीज है वो सिर्फ बॉर्डर्स और आर्मीज तक नहीं लिमिटेड है, उसके अंदर आपकी ह्यूमन लाइफ आ गई, जस्टिस आ गया, इक्वालिटी आ गया और एवरीडे सर्वाइवल भी इंक्लूड होता है। चलिए, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कहता है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। तो कोऑपरेशन जो हो रहा है आपके कंट्रीज के बीच में, उसके चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डज द लिबरल पर्सपेक्टिव सीक टू ओवरकम दीज चैलेंजेस,
कि कैसे लिबरल पर्सपेक्टिव से, लिबरल आइडिया से इन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है, और एक्सप्लेन द मेजर टेनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन द न्यू लिबरल अप्रोच। ठीक है, तो इनकी हम बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, मेजर चैलेंजेस जो हैं कॉपरेशन के आपके इंटरनेशनल रिलेशन में, उसके बारे में बात करते हैं। तो कॉपरेशन डिफिकल्ट क्यों हो जाता है? बिकॉज आपके इंटरनेशनल सिस्टम्स में वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी एक आपका कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सबको एक साथ कंट्रोल कर सके। ठीक है, कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट आपकी बेसिकली नहीं है सारी स्टेट्स के ऊपर में। ठीक है, तो इसकी वजह से स्टेट्स कैसे उसमें रहते हैं? स्टेट्स लिव इन अ सेल्फ हेल्प सिस्टम, कि मतलब बेसिकली जहां पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है, राइवलरी होने का चांस है, वॉर होने का चांस है, हमेशा हो सकता है ये सारी चीजें। और सेल्फ हेल्प सिस्टम क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में कंट्रीज के मन में हमेशा ये डर बना रहेगा कि कैसे वो सेल्फ रिलायंट हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक, स्टेट्स आल्सो प्रोटेक्ट देयर सोवरेनिटी वेरी स्ट्रांगली विच मेक्स देम कॉशियस अबाउट ट्रस्टिंग अदर्स फुल्ली। तो बेसिकली स्टेट्स क्या करते हैं? स्टेट्स ये कोशिश करते हैं कि वो कैसे अपनी सोवरेनिटी को मेंटेन करें, कैसे अपनी संप्रभुता को मेंटेन करके रखें, और अपनी संप्रभुता को मेंटेन करके रखने के लिए वो क्या होते हैं? वो हमेशा दूसरों को शक की निगाह से देखते हैं। ठीक है, उनपे हमेशा ट्रस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कॉपरेशन हमेशा नहीं हो सकता अच्छे से। ठीक है, इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट हमेशा टर्म मतलब किस रूप में देखेंगे, हमेशा देखेंगे कि कैसे अपनी पावर और सिक्योरिटी के रूप में बेसिकली चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कि अब मान लो कोई भी इवेंट हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई कॉन्फ्रेंस हुई है ना, उसमें बात हो रही है पीस के बारे में, तो अब स्टेट, कोई भी स्टेट होगा, वो हमेशा इस चीज को ऐसे एनालाइज करने की कोशिश करेगा कि क्या उस पीस टॉक से मेरी संप्रभुता के ऊपर असर पड़ेगा, मेरी पावर कम होगी, या मेरी सिक्योरिटी के ऊपर क्या उससे खतरा तो नहीं होगा। अब मान लो बोल दिया गया कि सारे नेशंस अपने हथियार छोड़ देंगे, अपने हथियारों को बंद कर देंगे, आर्मीज नहीं रखेंगे, तो स्टेट के ऊपर यह खतरा रहेगा ना कि मान लो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया लेकिन हमारे एनिमी ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो स्टेट्स हमेशा इस पर्सपेक्टिव से, इस नजरिए से सोचते हैं, जिसकी वजह से हमेशा फियर बना रहता है, सस्पिशन रहता है, आर्म्स का कंपटीशन रहता है कि कैसे अपने हथियारों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाया जाए। ठीक है, और ट्रस्ट कैसा होता है, कम होता है। लेकिन जो लिबरल चैप्टर है वो दिखाता है कि कैसे मिलिटरलाइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन, मिलिटरलाइजेशन क्या हो गया कि कैसे अपने मिलिट्री को ज्यादा पावरफुल बनाना, और सिक्योरिटाइजेशन इज बेसिकली व्हेन लीडर्स स्टार्ट ट्रीटिंग एन इशू एज अ सिक्योरिटी थ्रेट रादर देन नॉर्मल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू। तो सिक्योरिटाइजेशन को आप सिंपली ऐसे समझ लो कि कोई एक टॉपिक था जो कि आपका एक हो सकता है वो सिंपल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टॉपिक हो सकता था, लेकिन आपके जो स्टेट लीडर्स थे उन्होंने बोल दिया कि अरे नहीं नहीं, ये तो हमारी सिक्योरिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं, ये हमारे लिए थ्रेट है। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन हो गया, ठीक है, हो सकता है कंट्रीज से लोग माइग्रेट इस वजह से कर रहे हो कि उनके कंट्रीज में वॉर हो गया हो, या कोई फैमाइन का सिचुएशन हो गया, कुछ भी nth नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके लीडर ने उसको बोल दिया कि नहीं, ये आ रहा है, ये जो माइग्रेंट्स हैं ये क्या करेंगे, आपकी कंट्री में डिसरप्शन करेंगे, वो ये आपके लिए थ्रेट है, दैट इज योर सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हो गई, मिलिटरीलाइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन, ये आपके कोऑपरेशन को कम करता है और कॉन्फ्लिक्ट के चांस को बढ़ाता है। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप हमेशा दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हो, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आपके में कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। थर्ड चैलेंज क्या हो जाता है, ये होता है कि आपकी जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और पावर डायनामिक्स है वो कॉन्टिन्यूअसली ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कोई कंट्री पावरफुल हो जाती है, कभी कोई कंट्री पावरफुल हो सकती है ना, कभी कोई एडवांटेज में है, कभी कोई एडवांटेज में है। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रिच स्टेट हो गए, पुअर स्टेट हो गए, एमएनसीज हो गई, है ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सब आपके आउटकम्स को अफेक्ट करते हैं। इसकी वजह से कॉपरेशन आपका मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स जब इन्वॉल्व होंगे तो सबके इंटरेस्ट को फुलफिल कर पाना मुश्किल होगा, और ऐसे में एक बैलेंस बिठा पाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लिबरलिज्म है वो कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो लिबरलिज्म क्या करता है, ये आपको होपफुल आइडिया देता है, ऑप्टिमिस्टिक आइडिया देता है। ये क्या बोलता है कि ह्यूमंस हमेशा सेल्फिश नहीं हो सकते, वो कोऑपरेट भी करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर इसके अंदर फोकस किया जाता है कि सबको क्या किया जाए, उनको अपनी चॉइसेस देने की आजादी हो। रैशनल चॉइस के ऊपर फोकस करता है, प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर फोकस करता है, लॉ के रूल के ऊपर फोकस करता है, फ्री ट्रेड के ऊपर
और लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करता है। इन सारी चीजों में लिबरलिज्म काम करता है, ठीक है। तो लॉजिक इसका क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है, ये बोलता है कि जब पीपल और स्टेट म्यूचुअल बेनिफिट देखेंगे तो वो क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। अब जब वो म्यूचुअल बेनिफिट देख रहे हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कोई रीजन नहीं रहा। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली आपको। इसके अलावा लिबरल्स क्या बिलीव करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है वो मैटर करते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस आर रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट मेक पब्लिक बिहेवियर प्रेडिक्टेबल एंड रिड्यूस फियर। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए? वो रूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, जिसमें वो क्या करेंगे? स्टेट्स को टॉक करने में हेल्प करेंगे और निगोशिएट करने में हेल्प करेंगे और कॉमन रूल्स को फॉलो करने में मदद करेंगे। अब ये इंस्टीट्यूशंस क्या हो सकते हैं? ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लिबरल्स इन चीजों को, ये बॉडीज जो हो गई, जैसे आपके डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुए, यूएन हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनियन, यूरोपियन यूनियन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, इन सब के इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा क्या करता है? बहुत ज्यादा इसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। अब इसके अलावा लिबरलिज्म किसको सपोर्ट करता है? ये डेमोक्रेटिक पीस को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर डेमोक्रेटिक स्टेट आर लेस लाइकली टू फाइट ईच अदर, बिकॉज क्या होगा? वॉर कॉस्टली होते हैं, उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है, एंड पीपल कैन इन्फ्लुएंस रूलर्स थ्रू अ पीसफुल मीन। कि मतलब ये बोलता है कि जब लोग लिबरल होंगे, जब उनके आइडियाज ऐसे होंगे, जब वो पीस की बात करेंगे, तो वो अपने रूलर्स को भी, अपने लीडर्स को भी क्या कर सकेंगे? इन्फ्लुएंस कर सकेंगे, ठीक है। तो लिबरलिज्म बेसिकली पीस को कैसे देखता है? इट सीज पीस थ्रू डेमोक्रेसी, लॉ, ट्रेड, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस रादर देन थ्रू फोर्स अलोन। कि बेसिकली आप बैलेंस कैसे ला सकते हो? इन चीजों के थ्रू ला सकते हो, इन चीजों के थ्रू आप पीस को मेंटेन कर सकते हो। अब इसके मेजर टेनेट्स देख लेते हैं, मेजर टेनेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इन द नियो लिबरल अप्रोच। अब ये क्या हो जाते हैं? तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का मतलब समझो पहले। अब देखो कि जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है ना। तो इस वजह से क्या होगा? कोई भी स्टेट का एक्शन होता है वो दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में अब कनेक्शन कैसे हो गया है? कनेक्शन हो गया है ट्रेड के थ्रू, पीस टॉक्स के थ्रू, है ना, बहुत सारी चीजों के थ्रू लोगों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा इट इज नॉट जस्ट अबाउट पावर एंड वॉर। इसमें सिर्फ आप पावर और वॉर की बात नहीं करोगे, ये किसके ऊपर बात करोगे? इट इज अबाउट म्यूचुअल डिपेंडेंस इन ट्रेड, फाइनेंस, इंस्टीट्यूशंस, आइडियाज एंड ग्लोबल प्रॉब्लम्स। कि मतलब इन सब चीजों की वजह से भी हम देखते हैं कि कैसे कंट्रीज म्यूचुअली डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब इसके कॉमन पॉइंट्स क्या हो गए? हम देखते हैं कि मल्टीपल चैनल्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, स्टेट्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट हो रहा है वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू हो रहा है। अब स्टेट्स क्या है? सिर्फ स्टेट एक्टर नहीं है, बेसिकली गवर्नमेंट एक्टर्स नहीं है, जो अलग अलग कंट्रीज की एनजीओज हो गई, एमएनसीज हो गई, इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स को शेप करती हैं। अब हम देखते हैं कि फिक्स्ड हायरार्की ऑफ इश्यूज नहीं, मतलब कोई भी इश्यूज की फिक्स्ड हायरार्की नहीं है। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट तो हो जाती है, लेकिन हर चीज मिलिट्री से मैटर से नहीं डिसाइड हो सकती। जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हो जाते हैं जिनमें मिलिट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो, मिलिट्री फोर्स इज लेस यूजफुल। तो बोलते हैं कि जब आपका वर्ल्ड कैसा होगा? इतना ज्यादा कनेक्टेड होगा, इतना ज्यादा इंटरडिपेंडेंट होगा, तो आप मतलब फोर्स को बेस्ट टूल के रूप में नहीं कंसिडर कर सकते। आपके ऐसे टूल्स जैसे कोऑपरेशन हो गया, परसुएड करना हो गया, और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है वो ज्यादा अच्छा काम करेंगे टू इस्टेब्लिश पीस, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस रिड्यूस एनार्की। कि मतलब जब आपके न्यू लिबरलिज्म के अंदर बात की जाती है कि जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं? आपके एनार्की को रिड्यूस करते हैं, बिकॉज जो इंस्टीट्यूशन है ये रूल्स बनाते हैं, नॉर्म्स बनाते हैं और कोऑपरेशन की हैबिट लाते हैं, बिकॉज ये सारे कंट्रीज को एक कॉमन ग्राउंड देते हैं टू टॉक। तो वंस सच अ सिस्टम बिग एग्जिस्ट, और जब ये ऐसा सिस्टम आ जाता है, एक बार एग्जिस्ट करने लगता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अब उसमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। कियोहेन एंड नाई एम्फसाइज दैट cooperation becomes easier when incentives and institutions are present। मतलब कॉपरेशन कैसा, कॉपरेशन आसान कब हो जाता है? जब कंट्रीज को इंसेंटिव्स मिलते हैं, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाता है। वो इंसेंटिव्स कैसे हो सकते हैं? वो इंसेंटिव्स हो सकता है उनको कुछ क्रेडिट्स मिल जाए, है ना, ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा 5th नंबर पे हम देखते हैं इंटरडिपेंडेंस क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड लिमिट्स। अब स्टेट क्या करते हैं? ट्रेड वगैरह से, कॉपरेशन से उनको क्या मिलता है? फायदा तो होता ही है, लेकिन वो बट दे ऑल्सो बिकम वल्नरेबल टू व्हाट हैपेंस आउटसाइड देयर बॉर्डर। तो ऐसे केस में क्या होगा? जब आप उन कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट में, कॉन्टिन्यूसली कॉन्टैक्ट में रहोगे, तो यू माइट बी कंसिडर्ड एज एन एलाई। उस केस में अब मान लो उस कंट्री में कुछ हुआ तो आपके कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर, आपकी कंट्री की पॉलिटिक्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। सो कोऑपरेशन इज नॉट ऑटोमेटिक,
इट हैज टू बी मैनेज थ्रू रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन, की मतलब कॉपरेशन भी मैनेज होना चाहिए। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट वी से कि जो लिबरलिज्म है वो कॉपरेशन को बोलता है कि कॉपरेशन पॉसिबल है बिकॉज स्टेट और पीपल का क्या होगा, दोनों का बेनिफिट होगा। अब कैसे होगा वो बेनिफिट? ट्रस्ट के थ्रू होगा, ट्रेड के थ्रू, लॉ, इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेसी के थ्रू। और नियो लिबरलिज्म और ज्यादा आगे बढ़ता है और बोलता है कि कैसे इन अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस स्टेट कैन नॉट एक्ट अलोन, की मतलब स्टेट अकेला नहीं रह सकता, दे मस्ट कोऑपरेट थ्रू शेयर्ड रूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं हम, जो क्या बोलते हैं, एनालाइज द मार्क्सिस्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशन, की इंटरनेशनल रिलेशन की मार्क्सिस्ट अप्रोचेस क्या है, ठीक है। एक्सप्लेन इमैनुअल वॉलरस्टेन्स वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी विद रेफरेंस टू कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। अब देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या बोलती है, वो बोलती है कि इकोनॉमी, वेल्थ, इनइक्वालिटी, ये सारे आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स की मेन फोर्सेज हैं, यही आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ड्राइविंग फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये बोलता है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, जो कि हम रियलिज्म वाली थ्योरी में देख रहे थे कि बोला गया था नहीं कनेक्टेड है, ठीक है। ये बोलता है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो अलाउ करता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को टू कंट्रोल मोस्ट ऑफ द वेल्थ एंड पावर while many other are exploited, कि मतलब कैपिटलिज्म ने क्या किया है, कैपिटलिज्म ने कुछ चुनिंदा लोगों के पास पावर को सौंप दिया है, उनके पास पैसा है, इसकी वजह से उनके पास पावर है, जिसकी वजह से वो एक मेजर पार्ट ऑफ सोसाइटी को गवर्न कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम डिफरेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। पहला इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, तो ये बोलता है कि इकोनॉमी शेप्स पॉलिटिक्स एंड हाउ कंट्रीज बिहेव, कि मतलब इकोनॉमिक्स से क्या होता है, इकोनॉमिक्स से आपकी कंट्री की पॉलिटिक्स, वहां की पॉलिसीज शेप होती है। अब मान लो आपका कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट कंट्री ए से फुलफिल हो रहा है लेकिन कंट्री बी से फुलफिल नहीं हो रहा, तो आपकी पॉलिटिक्स ए को फेवर करेगी ना कि बी को, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि मनी, ट्रेड, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके पॉलिटिकल डिसीजन के ड्राइविंग फैक्टर होते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देखो कि हिस्ट्री चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंजेस इन हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड शेयर वेल्थ, तो सिंपल वर्ड में आप क्या बोलोगे कि द वे पीपल अर्न अ लिविंग एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज शेप सोसाइटी ओवर टाइम, कि कैसे लोग कमा रहे हैं, कैसे उन रिसोर्सेज को एक दूसरे के बीच में बांट रहे हैं, वो आपकी सोसाइटी को शेप करता है, ठीक है। और जब आपकी सोसाइटी जिस रूप में होगी वैसे ही आपकी पॉलिटिक्स होगी। थर्ड नंबर पे देखो क्लास स्ट्रगल होता है। क्लास स्ट्रगल क्या है कि सोसाइटी को दो मेन ग्रुप में आपने डिवाइड कर दिया। तो पहला ग्रुप क्या है, बोर्जोइस का ग्रुप हो गया, जिसके अंदर रिच ओनर्स ऑफ बिजनेसेस हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, कैपिटल, मतलब अमीर लोग। और दूसरी कैटेगरी हो जाती है आपकी वर्कर्स की, जो कि अपने वेजेस कमाता है बाय वर्किंग फॉर अदर। तो बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी किसकी हो गई, रिच लोगों की हो गई, और सेकेंड कैटेगरी किसकी हो गई, उन लोगों की हो गई, बेसिकली वर्कर्स की, जो उन रिच लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मार्क्सिस्ट क्या बोलता है, मार्क्सिस्ट बोलता है कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, दैट ड्राइव्स सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, ठीक है, जिसकी वजह से आपके सोसाइटी में चेंज होता है, पॉलिटिक्स में बदलाव देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि कैपिटलिज्म की वजह से इनइक्वालिटी आती है। अब कैपिटलिज्म क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर चीजें प्राइवेटली ओन्ड होती हैं। तो मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि जो बिजनेसेस होते हैं, जो प्रॉफिट होता है, उसका मैक्सिमम हिस्सा आपके बिजनेस ओनर के पास चला जाता है रादर देन वर्कर, जिसकी वजह से वर्कर क्या होता है, वर्कर को लो वेजेस में काम करना पड़ता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, एंड अ ग्रोइंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, और जो रिच पुअर डिवाइड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मार्क्सिज्म क्रिटिक कैसे मेन स्ट्रीम इंटरनेशनल रिलेशनशिप को कैसे वो क्रिटिसाइज करता है। तो मार्क्सिस्ट डिसएग्री विद रियलिज्म, सिंपली हमने पहले ही कॉन्सेप्ट के अंदर देख लिया था कि मार्क्सिस्ट कैसे रियलिज्म को इग्नोर कर दे रहा है, और एंड योर लिबरलिज्म भी, ठीक है, बिकॉज दीज थियोरीज फोकस टू मच ऑन स्टेट्स पावर एंड फ्री मार्केट। ये किसके ऊपर फोकस करता है, स्टेट्स, मार्केट और फ्री पावर के ऊपर फोकस करता है। तो ये दोनों ही, रियलिज्म और लिबरलिज्म, दोनों थ्योरीज को बेसिकली डिसएग्री कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे इग्नोर क्लास डोमिनेशन एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि इन चीजों में, इन थ्योरीज के अंदर हमने क्लास के डोमिनेशन को और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो गरीब लोगों का हो रहा है उसको आपने एक्नॉलेज नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया। और इसके अलावा ये क्या बोलता है कि कैपिटलिज्म पुशेस कंट्री टुवर्ड इंपीरियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म आप मुझसे पूछोगे क्या होता है, तो इंपीरियलिज्म इज बेसिकली कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग अदर कंट्रीज। कि कैपिटलिज्म की वजह से क्या होगा, आपकी जो कंट्रीज हैं वो इतनी पावरफुल हो जाएंगी, इतनी रिच हो जाएंगी कि वो इंपीरियलिज्म की तरफ बढ़ जाएंगी। बेसिकली वो अपने पैसे के उस पे क्या करेंगे, दूसरी छोटी कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। एन एक्सपेंशन व्हेन प्रॉफिट्स एट होम आर नॉट इनफ, कि बेसिकली वो एक्सपैंड करेंगी
दूसरे कंट्रीज के अंदर जब उनके अपने कंट्री के अंदर प्रॉफिट कम होने लग जाएंगे। तो मेजर स्ट्रैंड्स ऑफ मेजर मार्क्सिस्ट स्ट्रैंड्स देख लो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हम 4 स्ट्रैंड्स देखते हैं जिसमें से हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को पढ़ेंगे। तो पहला क्या है आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी हो गया, सेकंड है ग्रामसियनिज्म हो गया, फिर थर्ड क्रिटिकल थ्योरी एंड देन फोर्थ न्यू मार्क्सिज्म। तो हमको कौन सी पढ़नी है, हमको पढ़नी है आपकी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरीज। तो पहले देख लेते हैं कि मार्क्सिज्म इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। बिकॉज डिफरेंट रीजंस है। पहला क्या है, जेंडर, जो ग्लोबल इनइक्वालिटी है, आपके रिच और पुअर डिवाइड देखने को मिल रहा है आपको कंट्रीज के बीच में, उसको ये एक्नॉलेज करता है। इसके अलावा ये क्या करता है, आपका जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है ग्लोबल साउथ का उसको एक्नॉलेज करता है, इंपीरियलिज्म की बात करता है, डिपेंडेंस ऑफ पुअर कंट्रीज ऑन रिच कंट्रीज की बात करता है। इसके अलावा एंड द वे ग्लोबलाइजेशन कैन इंक्रीज वेल्थ फॉर सम एंड सफरिंग फॉर मेनी अदर्स, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन कुछ कंट्रीज के लिए तो क्या करेगा, फायदेमंद होगा, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा, लेकिन कुछ कंट्री को और ज्यादा गरीब कर देगा। इन सारे इश्यूज को, इन सारी चीजों को ये एक्नॉलेज कर रहा है, जिसकी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देखो, तो इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डेवलप की थी, जिसके अंदर ये क्या बात कर रहे थे, ये बेसिकली बोल रहे थे कि आपका जो वर्ल्ड है, सारी कंट्रीज हैं, वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू अ सिस्टम। अब वो सिस्टम किस पे टिका हुआ है, ट्रेड और बिजनेस के ऊपर टिका हुआ है ना। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब था कि सारी कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं थ्रू बिजनेस, ठीक है। इन्होंने बोला कि वर्ल्ड शुड बी सीन एज वन कैपिटलिस्टिक सिस्टम नॉट एज सेपरेट कंट्रीज। कि वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड एक कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, ना कि अलग अलग कंट्रीज के रूप में देखोगे। ये एक सिंगल एंटिटी है ना, जो कि किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, कैपिटलिज्म के ऊपर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली ये बोलते हैं कि जो गरीब कंट्रीज हैं वो खुद से गरीब नहीं हुई, अचानक से गरीब नहीं हुई, या फिर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से नहीं गरीब हुई। उनके गरीब होने का वजह क्या है, एक्सटर्नल है। क्योंकि जो आपकी बाहरी कंट्रीज हैं, जो कुछ अमीर कंट्रीज हैं, वो उन कंट्रीज को गरीब बना के रखती हैं थ्रू ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है। उनको उन कंट्रीज का इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है कि वो कभी अपने उस सफरिंग से बाहर ही नहीं आ पाती। तो वॉलरस्टीन क्या बोलते हैं कि वॉलरस्टीन सेज दैट वर्ल्ड सिस्टम इज अ सोशल सिस्टम। ये सोशल सिस्टम क्या है, ये सोशल सिस्टम आपका लोगो, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर आपको रूल्स देखने को मिलते हैं, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन ये सरवाइव क्यों करता है, ये सरवाइव कर पाता है आपका रिच और पुअर रीजन के बीच में जो कनेक्शन है, जो टेंशन है। अब जैसे देखो, ये किस कनेक्शन की, किस टेंशन की बात कर रहा है कि रिच कंट्री आपके रिसोर्सेज को वहां से ले रहा है ना, रिसोर्सेज को सस्ते में ले रहा है और उसको महंगा करके आपके पुअर कंट्रीज को बेच दे रहा है। और पुअर कंट्री को क्या मिल रहा है, ये रिसोर्सेज देने के लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है। इस वजह से इन रीजन्स के बीच में जो टेंशन देखने को मिलती है, इसकी वजह से ये जो पूरा सिस्टम है ये सरवाइव कर रहा है। तो इन्होंने बेसिकली 3 पार्ट बताए थे ग्लोबल इकोनॉमी के, वर्ल्ड इकोनॉमी के। अब वो 3 पार्ट क्या क्या है, उनकी बात हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहला है आपका कोर। बेसिकली आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, बीच में कोर है, फिर आपकी सेमी पेरिफेरी आ गई, फिर पेरिफेरी आ गई। तो यही आपका वॉलरस्टीन का आइडिया था। कोर में उन्होंने बोला कि आपकी सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल कंट्रीज आ गई, जो क्या कर रही हैं, आपके गरीब देशों से रिसोर्सेज ले रही है सस्ते में। फिर आपकी सेमी पेरिफेरी आ गई। सेमी पेरिफेरी बीच की स्टेज है। ये क्या करती है, सेमी पेरिफेरी वाली स्टेट, और देखो सेमी पेरिफेरी को बाद में समझेंगे, पहले पेरिफेरी आ जाती है। पेरिफेरी क्या आ जाती है, ये पुअर है, बहुत गरीब है, और ये क्या है, लेस पावरफुल है, इनके पास कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये मतलब सिर्फ बाहर है ना, देख रहे हो आप, इस सर्कल के एकदम बाहर वाले हिस्से में है। और सेमी पेरिफेरी इनके बीच का है। बेसिकली ये पुअर कंट्रीज को तो एक्सप्लॉइट कर ही रहा है, लेकिन जो कोर की अमीर कंट्रीज हैं उनसे भी एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये बीच की स्टेज वाली है कंट्रीज। तो देखो कोर कंट्रीज की बात करते हैं। कोर क्या होती हैं, आपकी रिच और पावरफुल स्टेट होती हैं। इनके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, है ना, मजबूत गवर्नमेंट होगी। इनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एडवांस होंगी है। इनमें डेमोक्रेटिक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इनकी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हाई होगी। और क्या होगा, ये आपके ग्लोबल ट्रेड को और ग्लोबल फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे थ्रू देयर इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या करते हैं, ये गरीब स्टेट से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं और
फिनिश्ड गुड को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल पाता है। दे आर द बिगेस्ट विनर्स इन वर्ल्ड इकोनॉमी, और ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमी के बिगेस्ट विनर है, जिसकी वजह से ये कॉन्टिन्यूअसली अमीर रहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली आपके पेरीफेरी वाली कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर हमारी पेरीफेरी वाली कंट्रीज आ गई जो सर्कल के सबसे बाहर थी। इसके अंदर आप देखते हो वीक और डिपेंडेंट स्टेट। इनके पास क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी बहुत ज्यादा वीक होती है, इनकी इंडस्ट्रियल पावर बहुत कमजोर है। ठीक है, और इनका वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर बहुत कम कंट्रोल है। ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल देखने को मिलता है। तो दे एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड चीप लेबर टू कोर कंट्री। ये क्या कर रहा है, आपको कोर कंट्रीज को बेसिकली सस्ता लेबर प्रोवाइड कर रहा है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। द कोर गेट्स द प्रॉफिट व्हाइल पेरिफेरी गेट्स लिटिल बेनिफिट। तो कोर को क्या मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज उसको सस्ते में लेबर भी मिल गया, सस्ते में क्या मिला। अब देखो, इंडिया से बहुत सारे कंट्रीज में मजदूर जाते हैं, जैसे अभी रिसेंट में इंडिया ने बहुत सारे मजदूर इजराइल को भेजे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे मजदूर कहाँ काम करते हैं, आपके मिडिल ईस्ट वगैरह में काम करते हैं। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज जाते हैं वहां। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कैसे पावरफुल कंट्रीज और ज्यादा पावरफुल होती चली जा रही हैं, बिकॉज वो इंपोर्ट कर ले रही हैं सस्ते में। ठीक है, तो जो ये कंट्रीज हैं इनका क्या होगा, दीज आर द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कंट्रीज इन द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ये कंट्रीज सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं, बिकॉज इनके रिसोर्सेज को ये आपकी कोर वाली कंट्रीज खा जा रही हैं। ठीक है, फिर सेमी पेरिफेरी के अंदर कंट्रीज आती हैं। सेमी पेरिफेरी कंट्रीज कौन सी होती हैं, ये मिडल ग्रुप हो गया, बीच वाला हो गया। ठीक है, कोर और पेरिफेरी के बीच का। ये कई बार पुअरर कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन रिच के द्वारा ये कई बार खुद भी एक्सप्लॉइट हो जाता है। ठीक है, इनके पास थोड़ी बहुत इंडस्ट्री होगी। ठीक है, अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो इन तीनों कैटेगरीज में कौन कौन सी कंट्रीज आपकी आती हैं। जब आप बात करोगे कोर की, तो इसके अंदर आपके सारे डेवलप्ड नेशंस आ जाएंगे, सेमी पेरिफेरी में आपके डेवलपिंग आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इमेजिन करके एक दो एग्जांपल भी सोच सकते हो। ठीक, एंड सम ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और इनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि ये कोर स्टेट बन जाए, है ना, कि ये ऐसा इतना भी इन्फ्लुएंस नहीं है कि ये बोल दे कि हाँ हम कोर स्टेट की कैटेगरी में आ रहे हैं। इनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। दे ऑक्यूपाई एन अनस्टेबल मिडिल पोजीशन, और इनके पास कैसी है, एक अनस्टेबल मिडिल पोजीशन को ये ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो वॉलस्टीन की थ्योरी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, उसके बारे में हम समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये हमको क्या बताता है, ये बता रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे अनफेयर है। ठीक है, आप देख रहे हो कि कैसे कुछ कंट्रीज ज्यादा अमीर है, कुछ एक्सप्लॉइट हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ये दिखाता है कि अनइक्वल एक्सचेंज के थ्रू आपकी रिच कंट्रीज और ज्यादा अमीर हो जाती हैं, और दिखाता है कि कैसे ग्लोबल डेवलपमेंट आपका अनइक्वल है बाय स्ट्रक्चर नॉट बाय चांस। अब वो स्ट्रक्चर क्या था, वो स्ट्रक्चर आपका हिस्टोरिकल जो आपका देखते आए हैं हम, कि कैसे सिस्टम्स के थ्रू आपकी गरीब कंट्रीज अभी भी गरीब हैं, इस वजह से वो गरीब होती चली जा रही हैं। वो चांद से नहीं हुई, अचानक से नहीं हुई, एक मैनेज्ड, एक बिल्कुल पाथ बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है जो उन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको गरीब बना के रख रहा है। वो और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन कोर सेमी पेरिफेरी ये लगातार बदलता रहता है, लेकिन बेसिक पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा सेम रहता है। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी हमेशा एग्जिस्ट करती है, लेकिन पैटर्न में हमको थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल जाता है। टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट, हम किस किस की बात कर चुके थे, हमने पहले मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल रिलेशनशिप अप्रोच को देखा। तो मार्क्सिस्ट में क्या बोला गया था, उन्होंने बोला गया था कि वर्ल्ड एज अ सिस्टम ऑफ क्लास इनइक्वालिटी, क्लास इनइक्वालिटी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसके अलावा वॉलस्टीन थ्योरी में हमने देखा कोर और पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी के थ्रू ये कैसे क्लास इनइक्वालिटी आई है। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में क्या है, कोर प्रॉफिट्स मोस्ट, और पेरिफेरी क्या होती है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड होती है, और आपकी सेमी पेरिफेरी दोनों के बीच की मिडल ग्राउंड होती है, दोनों के बीच में। चलिए, तो अब हम करने वाले हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि कहता है राइट एन एसे ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, विद रेफरेंस टू अलेक्जेंडर वेन्स आर्ग्यूमेंट दैट एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वेंट का स्टेटमेंट था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है उनका, जो कि कहता है एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। अब ये क्या बोल रहा है, इसके बारे में भी हमको डिस्कशन करना है, और हमको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में भी जानना है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का जो हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, वो बेसिकली क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, दैट इज शेप्ड नॉट ओनली बाय पावर और मनी, कि ये सिर्फ पावर या मनी से शेप नहीं होता है। ये किससे शेप होता है, ये आपके आइडियाज से शेप होता है, कि मतलब आपकी जो प्रजा है वो कैसे सोच रहे हैं, लोग कैसे सोचते हैं, नॉर्म्स के बारे में, कि मतलब कोई चीजें होती हैं, कोई चीजें
जो सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। आइडेंटिटी के बारे में होता है, ठीक है, कि कोई कंट्री खुद को कैसे परसीव कर रही है। इसके अलावा शेयर्ड मीनिंग्स के बारे में, ठीक है, कि मतलब कई बार कंट्रीज के कुछ कॉमन बिलीफ्स होते हैं, कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, उन सब चीजों से भी आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शेप हो रही है। बेसिकली ये बोलता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कि आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है दैट इज बियॉन्ड मनी या फिर पावर, वो इन सारी चीजों से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है, कि कंट्रीज डू नॉट जस्ट रिएक्ट ऑटोमेटिकली टू इवेंट्स हैपनिंग अराउंड देम, कि अगर मान लो आपकी कंट्री के अगल बगल में कोई वॉर हो रहा है तो आप ऑटोमेटिकली उस पर क्या करोगे, उस पे कोई भी वॉर हुआ, कोई भी इवेंट हुआ तो आप डायरेक्टली उस पे अपना कोई ओपिनियन नहीं जाहिर करोगे। आप क्या करते हो, कंट्रीज के तौर पे आप उस चीजों को समझते हो और अपने बिलीव्स और अपने आइडियाज के बेसिस पे उसको इंटरप्रेट कर सकते हो सकता है कंट्री ए हो, कंट्री बी हो, दोनों ने सेम तरह की एक्टिविटी की। फॉर एग्जांपल मान लो कंट्री ए ने कंट्री बी के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और बी ने रिटेलिएट किया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप बी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम उसको क्यों रिटेलिएट किए और ए को तो क्रिटिसाइज कर ही नहीं रहे हो। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप उन इवेंट्स पे डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हो। सेम ही इवेंट पे आप क्या कर रहे हो, अलग तरीके से एक्ट कर रहे हो बेस्ड ऑन योर बिलीफ, योर आइडियाज। आप बोल रहे हो कि अरे नहीं, ए तो मेरा बहुत अच्छा एलाई है तो मैं ए की हर हाल में मदद करूंगा, चाहे वो क्या कर रहा है, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाए चले जा रहे हैं, ठीक है। कंट्रीज ऑल्सो हेल्प शेप हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, कि कैसे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स काम करती है, आपकी कंट्रीज उसको भी शेप करती हैं। दो देयर बिलीव्स एंड एक्शंस, मतलब अपने एक्शंस और बिलीव्स के थ्रू वो क्या करेंगे, दे क्रिएट मीनिंग, रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज, कि मतलब आप अपने एक्शंस, अपने बिलीफ से दूसरे कंट्रीज को भी बेसिकली इंस्पायर करते हो, ठीक है। अब इसी के अंदर हम सेल्फ या अदर बाइनरी वाला जो एग्जाम्पल आ जाता है, जो अप्रोच आ जाती है, उसके बारे में समझेंगे। तो ये इसका की आइडिया है जो कि कहता है कि आप अपने वर्ल्ड को कैसे देखोगे, हम और वो के रूप में समझोगे। आपने मान लिया कि आप मान लो 6 कंट्री है, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 कंट्रीज है, ठीक है। अब ये 6 कंट्रीज में बेसिकली इन 3 कंट्री ने बोल दिया कि हम तो बहुत अच्छे हैं भाई और ये 3 कंट्री बहुत बेकार है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अस वर्सेस देम का आइडिया बेसिकली यहीं से आता है, ठीक है, कि अस वर्सेस देम का आइडिया बेसिकली यही कहता है कि कंट्रीज एंड सोसाइटीज ऑफन अंडरस्टैंड हु दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद अदर्स, कि मतलब वो देखेंगे कि हमारे जैसे आइडिया में सेम मतलब बैठने वाली कंट्रीज कौन सी है और हमसे अपोज होने वाली, हमसे डिफरेंट आइडिया में बैठने वाली कंट्री कौन सी है, ठीक है। दे क्रिएट एन इमेज ऑफ सेल्फ, अपनी खुद की इमेज बनाएंगे कि वो खुद को कैसे देख रहे हैं, एंड अदर की मतलब वो दूसरे को किसी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट नजरिए से देखते हैं। यूरोसेंट्रिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है ऑफन क्रिएटेड अ सेल्फ वर्सेस अदर व्यू, मतलब हम यूरोसेंट्रिक व्यू में ऐसा देखते हैं कि जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो कैसे देखती हैं, वो अपने यूरोपियन कंट्रीज को सो अस के रूप में देखती हैं। वो बोलती हैं कि हम एक जैसे हैं, हमारे आइडियाज वैल्यूज एक जैसे हैं, लेकिन देम मतलब देम के अंदर वो आपकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, जो अदर देन यूरोपियन कंट्रीज है, उसको इंक्लूड करती है, ठीक है। इन दिस व्यू वो खुद को कैसे देखेंगे, आप खुद को कैसे परसीव करोगे, यू विल से कि हम तो बहुत ज्यादा एडवांस हैं, हम सिविलाइज्ड हैं और हम सुपीरियर हैं, हम बेटर हैं दूसरों से। अब ये वाली अप्रोच आपको करंट इंडियन सिनेरियो में भी देखने को मिल जाती है, जिसमें खुद को सुपीरियर समझा जाता है, मतलब वो फेक नेशनलिज्म जो घुसाया जाता है लोगों के दिमाग में, वो इसी का एग्जांपल है कि आप खुद को सुपीरियर बता रहे हो दूसरों से, और दूसरे कंट्रीज को कैसे देखोगे, आप डिफरेंट के रूप में देखोगे। तो ये यूरोसेंट्रिक अप्रोच का एग्जांपल हो जाता है, जिसमें यूरोप ने भी यही चीज करी थी। दूसरे को आप डिफरेंट देखोगे, उसको बैकवर्ड समझने की कोशिश करोगे, बोलोगे कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम सिविलाइज्ड हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज बैकवर्ड है और लेस इंपॉर्टेंट समझोगे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इसी को चैलेंज करता है, इस थिंकिंग को, ठीक है। इट आर्ग्यूज दैट ये जो आइडेंटिटीज हैं दे आर नॉट नेचुरल और फिक्स्ड, दे आर क्रिएटेड थ्रू आइडियाज, बिलीव्स एंड सोशल इंटरेक्शंस, कि ये जो अस वर्सेस देम वाला आइडिया है ये कैसे बना है, ये बना है आपके खुद के वैल्यू से, आप कैसे चीजों को परसीव कर रहे हो, कैसे आप चीजों को सोचते हो, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है। इन सारी चीजों से ही आप ये थिंकिंग को बनाते हो, ठीक है, ये फिक्स्ड चीजें नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म की मेन फीचर्स क्या क्या हो गए उसके बारे में जान लेंगे। तो कंस्ट्रक्टिविज्म बोलता है कि जो रियलिटी है वो सोशली मेड है। अब ये रियलिटी का क्या मतलब हो गया कि वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप डज नॉट कम टू अस ऑलरेडी फिक्स्ड, कि आपका जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं है, वो आपके आइडियाज से, आपकी हैबिट से, आपके लैंग्वेज से, आपकी शेयर्ड प्रैक्टिसेस से बहुत ज्यादा शेप होता है, ठीक है। अब मान लो
कंट्री ए और कंट्री के बीच बी के बीच में अगर कोई दोस्ती है तो क्या वो जब कंट्रीज बनी थी तभी से दोस्ती हो गई होगी? ऐसा नहीं होता है ना? आपकी दोस्ती आपके फ्रेंड से क्यों होती है? बिकॉज आपके फ्रेंड में और आप में कुछ कॉमन ग्राउंड है ना? आप सेम मुद्दों पे बात कर सकते हो, या आप जोक करते हो तो आपके जोक करने का तरीका सेम है, कोई एक, या आप कोई गेम खेलते हो, आप एथलीट हो, सेम तरीके के खेल खेलते हो, ये चीजें अफेक्ट करती हैं। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी यही बोलता है कि जो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की रियलिटी है वो आपकी सोशली मेड है, वो आपकी हैबिट, लैंग्वेज, कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड से बनती है, ठीक है। सेकंड क्या बोलता है? ये आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। अब आइडेंटिटी का क्या मतलब हुआ कि स्टेट खुद को कैसे देख रहा है, ठीक है। अब कोई स्टेट है वो खुद को पीसफुल बोल समझ सकता है ना, अग्रेसिव समझ सकता है, डेमोक्रेटिक, रिवोल्यूशनरी, रिस्पॉन्सिबल, किसी भी तरीके से समझ सकता है, तो उसकी जो सेल्फ इमेज होगी वो उसकी पॉलिसीज को बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस करेगी। अब मान लो इंडिया की पॉलिसी है कि इंडिया की पॉलिसी नॉट राइट नाउ, अगर हम पुराने एरा की बात करें, जैसे नेहरू के टाइम की बात करें, तो हमने देखा था हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का बहुत फाउंडर मेंबर थे, फाउंडिंग मेंबर में थे एनएएम के हम। तो नाम जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके फाउंडिंग मेंबर में, तो हमारी आइडियोलॉजी ऐसी थी ना कि हम सारे कंट्रीज को, हम किसी साइड को ज्वाइन नहीं करेंगे इन योर कोल्ड वॉर एरा, हम बेसिकली दोनों के साथ इंटरेक्शन बना के रखेंगे। तो हम देखते हैं कि कंट्री ने खुद को एक नॉन अलाइंड कंट्री के रूप में परसीव किया, तो हमारी पॉलिसी भी उससे शेप हुई ना। ये उसी का एग्जांपल है कि आप अगर देखोगे, अगर करंट इंडियन रेजिम देख रही है, करंट इंडियन गवर्नमेंट देख रही है कि वो कंट्री ए के ज्यादा सपोर्टर है ना, और वो नॉन अलाइंड नहीं रही, तो वो अब ए के साथ ज्यादा इंटरेक्शन करेगी। तो जैसे जैसे आप अपने आप को परसीव करोगे, आपकी पॉलिसीज भी उसी हिसाब से बनेगी, ठीक है। तो सेल्फ इमेज आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करती है। तो आइडेंटिटी मैटर्स एज मच एज मटेरियल पावर। अब थर्ड नंबर पे बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म वैल्यूज इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग। अब इंटर सब्जेक्टिव मीनिंग का क्या मतलब हुआ? तो इंटर सब्जेक्टिव का मतलब होता है आइडियाज दैट आर शेयर्ड बिटवीन पीपल और स्टेट, कि मतलब अब मान लो दो स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो अब वो ट्रस्ट क्यों करेंगे? बिकॉज उनके बीच में कुछ कॉमन ग्राउंड होगा, है ना, वो ऐसे केस में कोऑपरेट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके बीच में ट्रस्ट है। अब मान लो दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई झगड़ा है, तो वो क्यों होगा? वो लड़ाई झगड़ा होगा, दुश्मनी होगी, उसके पीछे भी कुछ रीजन रहा होगा, और उस केस में वो क्या कर सकते हैं? फाइट कर सकते हैं। तो द मीनिंग कम्स फ्रॉम देयर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम वेपन्स और टेरिटरी। कि मतलब वो जो मीनिंग देखने को मिल रहा है हमको, जो रिलेशन देखने को मिल रहा है, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है। वो अंडरस्टैंडिंग कैसे एक दूसरे के प्रति वो कैसे है ना। अब मान लो दो कंट्रीज हैं, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा उनके पास आर्म्स है, एम्यूनिशन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं, तो क्या उनके बीच में कोई आपको हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अब मान लो कोई बहुत पावरफुल कंट्री है लेकिन कोई गरीब कंट्री है, उनके बीच में क्या है? कॉन्टिन्यूअस कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता रहा है, तो ऑब्वियसली हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये क्या दिखाता है कि आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपके वेपन्स या आपकी टेरिटरी से नहीं शेप हो रहा, वो किससे शेप हो रहा है? आपके आइडियाज, आपके बिलीफ से शेप हो रहा है, ठीक है। चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म यूजफुल क्यों हो जाता है। बिकॉज ये ओल्ड हैबिट ऑफ टेकन वेस्टर्न आइडियाज एज यूनिवर्सल को क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। कि हम यूरोसेंट्रिज्म को शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस वाले वीडियो में, कि कैसे यूरोपियन आइडियाज को ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्या किया जाता था? महत्व दिया जाता था। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म क्या करता है? कंस्ट्रक्टिविज्म दूसरे कल्चर्स, दूसरी आइडेंटिटीज और नॉन वेस्टर्न व्यू पॉइंट के लिए रास्ता खोल देता है। अब हम समझते हैं अलेक्जेंडर वैंट का और एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट का। अब देखिए, एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट का मैं एक बार आपको समझा देता हूं सिंपल लैंग्वेज में। अलेक्जेंडर वेंट इस स्टेटमेंट से कहना चाह रहे हैं कि जो एनार्की है, एनार्की क्या होता है? बेसिकली एनार्की मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि आपके पास कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो वो बोलते हैं कि एनार्की खुद से बन रही है। ऐसा नहीं है कि एनार्की अगर होगी, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इसकी वजह से आपके कंट्रीज के बीच में हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो बोलते हैं कि स्टेट्स कैसे उस सिचुएशन को परसीव कर रहे हैं, उस बेसिस पे डिफरेंट चीजें हो सकती है। हो सकता है उस एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट के केस में हॉस्टिलिटी भी हो, है ना, फ्रेंडलीनेस भी हो, पीस भी हो, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में अलेक्जेंडर वेंट आपके कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकर थे, बहुत फेमस थे। उनका जो आइडिया था वो बोल रहा है कि एनार्की ऑटोमेटिकली डज नॉट लीड टू वार।
वॉर को नहीं रिजल्ट कर देती है एनार्की, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। बेसिकली ये किस में बोला जा रहा था, आपका रियलिज्म में बोला जा रहा था, जो बोलता है कि एनार्की की वजह से क्या हो रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो डायरेक्ट ये बात बोलता है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म में बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होता, एनार्की आपका ऑटोमेटिकली वॉर को नहीं कर देता है ना, बट व्हाट स्टेट्स डू इन दैट कंडीशन डिपेंड्स अपॉन देयर आइडियाज, रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंसेस। कि अब मान लो एनार्की तो है लेकिन वो तो रहेगी, कोई कॉमन स्टेट गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती, वर्ल्ड गवर्नमेंट तो हो नहीं सकती। उस केस में कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रही है, कैसे उनके आइडियाज हैं, कैसे बिलीफ है एक दूसरे को लेके, उसके ऊपर कंप्लीटली आपकी सिचुएशन डिपेंड करती है। तो वेंट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वेंट बोलते हैं कि एनार्की फिक्स थिंग नहीं है, वो बहुत सारे सिस्टम्स में तब्दील हो सकती है। वो या तो एक हॉस्टाइल सिस्टम बन सकता है ना, कंट्रीज वॉर के सिचुएशन में आ सकती है, वो एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम बन सकता है कि मतलब कंट्रीज एक दूसरे को राइवल के रूप में देखे, या फिर वो एक कोऑपरेटिव सिस्टम, कुछ भी बन सकता है। तो ये क्या दिखाता है कि कंट्रीज मतलब एनार्की इज व्हाट स्टेट इज मेकिंग ऑफ इट, कि स्टेट एनार्की को कैसे परसीव कर रहा है उस हिसाब से उसकी पॉलिटिक्स बन रही है। तो अदर वर्ड्स में हम क्या बोलेंगे कि सेम एनार्किक वर्ल्ड में अलग अलग आउटकम्स हमको देखने को मिलते हैं। वो अलग अलग आउटकम्स क्या हो गए, हॉस्टिलिटी हो गई, कॉम्पिटिटिवनेस हो गया, कोऑपरेशन हो गया, ठीक है। द रिजल्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, और रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि स्टेट उसको कैसे देखता है, ठीक है। और ये रियलिज्म से डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज रियलिज्म क्या बोलता है, रियलिज्म यही बोल रहा था ना कि एनार्की की वजह से क्या हो रहा है, स्टेट्स के अंदर हमेशा डर बना हुआ है। जब हम देख रहे थे आपका एनार्की का रियलिज्म का कॉन्सेप्ट, तो उसमें हमने प्रिंसिपल में क्या देखा था कि प्रिंसिपल में हमने ये पढ़ा था कि कैसे रियलिज्म के अंदर माना जाता है कि जो कंट्रीज की पॉलिटिक्स है वो एक जैसी है, बिकॉज ह्यूमन का दिमाग, ह्यूमन की साइकोलॉजी एक जैसी है, वो हमेशा दूसरे के ऊपर शक करेगा, ठीक है। इसकी वजह से एनार्की ऑलवेज पुशेस स्टेट्स टुवर्ड फियर एंड सेल्फ हेल्प। लेकिन वेंट क्या बोलते हैं कि एनार्की का सिंगल फिक्स मीनिंग है ही नहीं, स्टेट देमसेल्व्स क्रिएट द मीनिंग थ्रू इंटरैक्शन, वो अलग अलग मीनिंग बना सकता है इंटरैक्शन करके। तो कंस्ट्रक्टिविज्म इंटरनेशनल रिलेशनशिप में क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे हम जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रीजंस हैं, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला रीजन है कि इट एक्सप्लेन थिंग्स दैट पावर बेस्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन वेल, कि ऐसी चीजें जिनको पावर बेस्ड थ्योरी जैसे कि आपका रियलिज्म हो गया, वो चीजें नहीं समझा पा रही थी, उसको कंस्ट्रक्टिविज्म समझा दे रहा है। ये और क्या बताता है कि कैसे फॉर्मर एनिमीज फ्रेंड्स बन सकते हैं, कि मतलब अब मान लो हिस्टोरिकली जैसे देखो यूएसए और जापान कितने बड़े एनिमीज थे, है ना। यूएसए ने जापान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक तक कर दिया दो बार, इसके बावजूद करंट देखो, करंट सिनेरियो में दे एग्जिस्ट इन द सिमिलर लॉबी, है ना, सेम लॉबी में ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो फॉर्मर एनिमी कैसे फ्रेंड बन गए, ये सब हमको कंस्ट्रक्टिविज्म से पता चलता है कि कैसे इवोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा इट एक्सप्लेन्स व्हाई कंट्रीज फॉलो नॉर्म्स इवन विदाउट फोर्स, कि मतलब कंट्रीज क्यों कुछ नॉर्म्स को फॉलो कर लेती है ना। शोज व्हाई आइडेंटिटी, जैसे जिसमें मतलब आइडेंटिटी जैसे कोई भी कंट्री अपने आप को कैसे परसीव कर रहे, रिलीजन हो गया, हिस्ट्री हो गई, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को कैसे शेप करता है, ठीक है। इसके अलावा कंस्ट्रक्टिविज्म सेज आइडियाज एंड बिलीव्स मैटर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और क्या, इफ लीडर्स एंड सोसाइटीज चेंज देयर आइडिया स्टेट बिहेवियर कैन आल्सो चेंज, कि मतलब अगर लीडर और सोसाइटी का आइडिया बदल जाए, अगर वो अब मान लो कोई आपका फॉर्मर एलाई था, लेकिन अब आपकी सोसाइटी, आपका कंट्री उस एलाई को दुश्मन के रूप में देखने लगेगी, तो ऑब्वियसली आपकी जो पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, वो भी तब्दील होंगे, आपकी ग्लोबल पॉलिसीज भी बदल जाएंगी। इसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो फिक्स नहीं है, वो टाइम के साथ बदल जाती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो टू कंक्लूड व्हाट वी से दैट कंस्ट्रक्टिविज्म हमको बताता है कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशन explains international relation as a world built by ideas, आइडेंटिटी, नॉर्म्स एंड शेयर मीनिंग्स, इन चीजों से बनता है आपका इंटरनेशनल रिलेशन। अलेक्जेंडर वेंट क्या बोलते हैं, उनका सेंट्रल पॉइंट क्या था कि एनार्की का एक फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, स्टेट उसको मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ फोर्स और सर्वाइवल तक ही नहीं सीमित है, ये किससे लिमिटेड है। इट इज अबाउट कि स्टेट कैसे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को कैसे डिफाइन करते हैं, उनके बीच में ट्रस्ट या फियर की भावना क्या है, और कैसे वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। अब वो फ्रेंड की तरह पर एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एनिमी की तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कहता है सोवेरेनिटी इज कंसिडर्ड एज द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम, कि कैसे सोवरेनिटी आपके मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम का हॉलमार्क है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने को बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि डिस्कस इट्स वेस्टर्न एंड नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू धर्म, मतलब धर्म के पर्सपेक्टिव से हमको आपका वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है, ठीक है।
अब देखिए, पहले हम समझते हैं कि सोवरेनिटी और मॉडर्न नेशन स्टेट कैसे रिलेट करते हैं, जिसमें आपको सोवरेनिटी को समझना जरूरी हो जाता है। तो सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी कुछ नहीं, आपकी संप्रभुता की बेसिकली कोई भी कंट्री अपने टेरिटरी के अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी होगी, कि मतलब उस टेरिटरी के अंदर अपने लैंड के अंदर उस कंट्री के डिसीजन मेकिंग में कोई दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। वो अपने पॉलिसीज, अपने लॉस अपने हिसाब से बनाएगा, ठीक है। कोई सॉवरेन स्टेट कैन मेक लॉज, अपना ऑर्डर मेंटेन करके रखेगा एंड कंडक्ट फॉरेन रिलेशंस अकॉर्डिंग टू इट्स ओन बेनिफिट, ठीक है। और कोई भी हायर एक्सटर्नल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक। तो अब देखो, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया समझो, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि इसने 30 ईयर वॉर्स को खत्म किया था, जो कि 1618 से 48 तक चला था। तो इसने मॉडर्न स्टेट सिस्टम की नींव रखी थी, ठीक है। तो इसने कौन से 3 आइडियाज दिए आपको? टेरिटरी का आइडिया दिया, सोवरेनिटी का आइडिया दिया और इक्वालिटी का आइडिया दिया। तो टेरिटरी में बेसिकली क्या किया, इसने बोल दिया कि सारे स्टेट के डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे। सोवरेनिटी का आइडिया कैसे दिया, कि अपने अफेयर्स को मैनेज करने में कंट्री क्या होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेट का आइडिया दिया कि सारे स्टेट्स इक्वली लीगल होंगे, मतलब लीगली इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो वेस्टफेलिया के ट्रीटी के बाद हम देखते हैं कि सोवरेन स्टेट बिकेम मेन एक्टर्स इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। अब देखो, वाई सोवरेनिटी इज कॉल्ड द हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है? तो इट इज कॉल्ड हॉलमार्क बिकॉज मॉडर्न नेशन स्टेट इज बिल्ट ऑन 3 थिंग्स। और वो तीन चीजें क्या है? वो है आपका टेरिटरी, पॉपुलेशन एंड सोवरेनिटी। तो कोई भी मॉडर्न स्टेट का क्या होती है? फिक्स्ड बॉर्डर होते हैं, फिक्स्ड टेरिटरी होती है, ठीक है। एंड अथॉरिटी ओवर इट्स पीपल, और उस स्टेट की जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है? वहां की गवर्नमेंट के पास हो सकती है या फिर वहां के लीडर के पास हो सकती है, और सारे लोगों के ऊपर वो क्या करेगा? उसकी अथॉरिटी रहेगी, है ना। एंड द राइट टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन एक्सटर्नल अफेयर्स, और कैसे वो मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स में इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकता है। तो वेस्टफेलिया मेड दिस मॉडल स्ट्रांग बाय saying states should respect each other's territorial integrity and sovereignty। तो वेस्टफेलिया ने क्या बोला? वेस्टफेलिया की ट्रीटी के बाद बेसिकली ये आइडिया डेवलप हुआ कि आप जितने भी स्टेट्स हैं वो एक दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मेंटेन करके रखें, ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट करें। आप ऐसा ना हो कि आप किसी स्टेट के बाउंड्री के अंदर घुसते चले जा रहे हो, हाँ, या फिर उसकी सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज व्हाई मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन ऑफन स्टार्ट्स फ्रॉम 1648। इसी वजह से कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशनशिप आपका 1648 से शुरू हुआ है, ठीक है। अब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑन सोवरेनिटी देख लेते हैं, वो क्या होता है। तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सोवरेनिटी, जिसके अंदर वेस्टफेलियन व्यू है, वो देखता है सोवरेनिटी को एब्सोल्यूट के रूप में, कंप्लीट सोवरेनिटी होगी, और एक्सक्लूसिव के रूप में। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब हुआ? कि सिर्फ स्टेट की अथॉरिटी होगी, इसके अंदर आपकी कोई भी आउटसाइड कंट्री का इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। और सारे स्टेट्स क्या होंगे? सारे स्टेट्स को लीगली इक्वल और इंडिपेंडेंट माना जाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? बेसिकली ग्लोबलाइजेशन ने इस एब्सोल्यूट सोवरेनिटी को रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि आज के डेट में हम क्या देखते हैं कि आपकी जो अथॉरिटी है नाउ शेयर सम अथॉरिटी थ्रू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज स्टेट अपनी अथॉरिटी को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू शेप करते हैं, उनको शेयर करते हैं। बेसिकली आप देखते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई लॉ बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, तो हो सकता है वो लॉ पॉलिसी ओवर ऑल द कंट्रीज इंप्लीमेंट की जाए, ठीक है। ट्रेड रूल्स के थ्रू शेयर करते हैं और ग्लोबल कोऑपरेशन के थ्रू अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं, ठीक है। अब नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है इस पे, ठीक है। सोवरेनिटी एज रिलेशनल एंड लिमिटेड बोला गया है। तो नॉन वेस्टर्न व्यू जो है वो बोलता है कि सोवरेनिटी आपकी यूरोप में नहीं ओरिजिनेट हुई, जैसे कि एशियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन हो गई, लैटिन अमेरिकन हो गई, इनकी भी अपने सिस्टम ऑफ रूल थे एंड अथॉरिटी की, मतलब कोलोनियलिज्म के पहले भी तो इन कंट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था ना। इंडिया के अंदर पावर वाज ऑफन शेयर्ड अमंग किंगडम्स, एम्पायर्स एंड वैसल स्टेट्स की, मतलब इंडिया में भी हम देखते हैं कि कैसे जो रूल होता था वो डिफरेंट किंगडम्स के थ्रू होता था, डिफरेंट एम्पायर्स के थ्रू होता था, और उनके वैसल स्टेट्स हुआ करते थे। इस वजह से पॉलिटिकल अथॉरिटी कैसी थी? इट वाज नॉट ऑलवेज फुल्ली सेंट्रलाइज्ड इन वन सॉवरेन स्टेट, मतलब एक सॉवरेन स्टेट के पास क्या था? कंप्लीट अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। वो अथॉरिटी बटी हुई थी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। तो धर्मा एंड इंडियन अंडरस्टैंडिंग समझो कि धर्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। तो इंडियन ट्रेडिशन के अंदर सोवरेनिटी वाज लिंक्ड टू धर्मा। जब धर्मा के अंदर क्या चीजें आ गई, जैसे मोरल ड्यूटी हो गया है ना, किंग को कुछ मोरल ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड राइट कंडक्ट को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। किंग वॉज नॉट अबव धर्मा, की मतलब किंग धर्म से ऊपर नहीं हो सकता।
एंड कुड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर, उसकी अनलिमिटेड पावर भी नहीं हो सकती है, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो लिमिटेड होती है बाय मोरल एंड एथिकल रूल्स। तो ये हम देखते हैं ना डिफरेंस वेस्टर्न वर्ल्ड से। स्टेट्स पावर वाज मेंट टू मेंटेन पीस, ऑर्डर एंड पब्लिक वेलफेयर, नॉट जस्ट टू कंट्रोल पीपल। कि मतलब जो स्टेट के पास पावर है वो सिर्फ लोगों को कंट्रोल करने के लिए नहीं होगी, वो लोगों के फायदे के लिए दी गई है स्टेट को, ठीक है। तो कौटिल्य का मंडला थ्योरी जो थी, मंडला थ्योरी में क्या आइडिया था कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, एनिमीज हो सकते हैं और एलाइज हो सकते हैं। अब वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ऐसी चीजें हो सकती है। ये दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कैसा प्रैक्टिकल व्यू भी एग्जिस्ट कर रहा था उस टाइम के ऊपर, ठीक है। तो ये किस चीजों के ऊपर फोकस करता है? पावर के ऊपर, अलायंसेस के ऊपर, डिप्लोमेसी और बैलेंस ऑफ पावर। बेसिकली ये सारे चीजों को ये दिखाता है। कौटिल्य ने डिप्लोमेसी को देखा, ठीक है, इसको रिकॉग्नाइज किया, जिसमें बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टू मेंटेन रिलेशंस, जिसमें आप देखते हो कि कैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हुई थी विद सेलेकस निकेटर की बेटी के साथ। तो वो किसका एग्जांपल है? वो डिप्लोमेसी का एग्जांपल है ना, कि कैसे सेलेकस निकेटर, और सेलेकस निकेटर वाज एन एम्बेसडर, है ना, और एम्बेसडर नहीं था, बेसिकली ही वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आपका ईरानियन एम्पायर, अच्छे से मुझे याद नहीं, ठीक है। तो उनके बेटी के बीच में जो शादी हुई थी वो किसका एग्जांपल है? आपकी डिप्लोमेसी का एग्जांपल है, कि कैसे स्टेट के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए इन्होंने शादी करवाई, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला कि वार शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी, की लड़ाई कब होनी चाहिए? जब जरूरी हो, है ना। द आइडियल वाज धर्म विजय, राइटियस और विक्ट्री, की मतलब धर्म विजय सबसे आइडियल होगा, कि आप क्या करो, सही तरीकों से अपना क्या कर लो, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको खत्म कर दो, नॉट कॉन्क्वेस्ट ड्रिवन बाय ग्रीड, मतलब आप कॉन्क्वेस्ट ड्रिवन ना हो, कि आपके अंदर ग्रीड है कि हमको अपना एम्पायर बढ़ाते चले जाना है और उसका लालच हो, इसके चक्कर में आप एकदम लगे पड़े हो दूसरे टेरिटरीज को अपने अंदर कंट्रोल में लाने के लिए। तो धर्म बेस्ड व्यू ऑफ ऑर्डर एंड सोवरेनिटी क्या है उसके बारे में समझ लो। तो धर्म बेसिकली आपको क्या देता है? एथिकल पर्पसेस पे सोवरेनिटी देता है, मतलब सोवरेनिटी को एक एथिकल मोरल साइड दे देता है। वो दिखाता है कि कैसे स्टेट को लोगों की सिक्योरिटी के लिए, पीस के लिए और प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना चाहिए। और रूलर को ये डिफरेंट चीजें, जैसे साम हो गया, साम दाम दंड भेद वाली चीजें हो गई ना, तो इन सब चीजों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए और एथिकली इस्तेमाल करना चाहिए, लालच से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीड से नहीं मोटिवेट होकर करना चाहिए, ठीक है। तो इंडियन थॉट क्या करता है? ये सोवरेनिटी को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन इसको मोरालिटी के अंदर रख देता है। बोलता है कि आप सोवरेन तो है स्टेट, लेकिन वो मोरल भी रहेगा, राइटियस भी रहेगा और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप देखते हो वेस्टर्न व्यू से। To conclude what we say कि सोवरेनिटी क्या है? सोवरेनिटी इज हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट, क्योंकि ये दिखाता है कि हु हैज फाइनल अथॉरिटी, और वो फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है, लीडर के पास होती है, कौन टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है, एंड हु एक्ट्स एज लेजिटिमेट प्लेयर इन योर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन जो सोवरेनिटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं है। वेस्टफेलियन मॉडल में हम देखते हैं कि सोवरेनिटी कैसी है? इट इज अबाउट नॉन इंटरफेरेंस एंड लीगल इंडिपेंडेंस, ठीक है। लेकिन इंडियन नॉन वेस्टर्न ट्रेडिशन में क्या है? स्पेशली थ्रू धर्म ये बताता है कि पावर कैसे आती है? पावर जुड़ी हुई है आपके ड्यूटी, जस्टिस और सेल्फ रिस्ट्रेंट से, कि आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पावर सौंप दी गई तो आप उसका अनलिमिटेड इस्तेमाल करोगे, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करोगे, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। अगर किसी का डाउट हो तो पूछ लेना नीचे कमेंट में। हिंदी मीडियम की वीडियो जिन बच्चों को देखनी है वो जाके कमेंट में ही आपको लिंक मिल जाएगा, उसका पिंड कमेंट होगा, वो देख लेना, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर 8 तारीख, और जिन बच्चों का 18 तारीख को एग्जाम है दोनों को बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन, सारी थियरीज कवर कर ली हैं जो आपके पेपर में आई हुई थी। देखो, तो लास्ट टाइम में अगर पढ़ रहे हो तो इतना पढ़ के चले जाना, आपका काफी अच्छा कवरेज हो जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम में आपके पास ज्यादा कुछ पढ़ने को तो होगा नहीं। तो इतनी थ्योरीज का कोर आइडिया जो है वो ले लेना, मेन पॉइंट्स को याद रख लेना, और बस हो गया, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।